Good afternoon, students. Am I audible to all of you? Please confirm. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Confirmation. बच्चे अवेलेबल नहीं थे मुझे नहीं, लगा मैं क्लास available नहीं थी, कैंसिल क्लास क्लास cancel कैंसिल हो हुई। गई थी क्योंकि मैम नहीं थी मैं नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। और शायद मेरे बच्चे उस दिन नहीं थे क्योंकि काफी बच्चों का सीट रेट था उस दिन Any online student from KUK? Any online student from KUK? है कोई KUK का स्टूडेंट? Yes, ma'am. है? KUK स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लास में? Yes, ma'am. ठीक है, तो पेपर 1 कर रहे हो तो फिलॉसफीज करेंगे, वो आपके सिलेबस में भी है। केयूके का थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है, ठीक है, पर फिलॉसफीज जो अभी हम करेंगे वो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। Yes, तो ma'am. पेपर 1 कर रहे हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, एंड वी आर डूइंग यूनिट 2, सेकंड यूनिट। मैं लाइट बंद करा दूंगा तो ब्लिंक आगे करिए भी लगता है। हां Okay, everyone done? Paper 1, Unit 2. Okay? Knowledge and curriculum we are doing. आज हमें करना है फिलॉसफीज पढ़नी है, ठीक है। फिलॉसफीज पढ़नी है। फिलॉसफी क्या होती है? सोच, विचारधारा, ठीक है, कौन कैसी सोच रखते हैं हम किसी चीज को लेके। तो पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफीज, देन वी विल गो फॉर इंडियन फिलॉसफीज, ठीक है। पहले वेस्टर्न फिलॉसफीज पढ़ते हैं। ईस्टर्न में सारा मोक्ष, मोह, माया सब तुम्हें अभी नींद आने लगेगी, ठीक है, तो इसलिए पहले वेस्टर्न पढ़ लो। लगेगा बाबा जी के प्रवचन में बैठे हैं फर्स्ट हाफ में। पहले वेस्टर्न पढ़ लो, सेकंड हाफ में हम पढ़ेंगे, थोड़ी नींद भी आई तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के स्टूडेंट्स, फिलॉसफीज आपको भी करनी है, ठीक है, आपका भी सिलेबस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वेस्टर्न फिलॉसफीज करेंगे फर्स्ट। उसमें फर्स्ट है आपका आइडियलिज्म। वेस्ट पेज नंबर 85 वन इंग्लिश है किसी को मैसेज करा है मैं भी बैठी हूं Betu, I am not getting right now, okay? Do another subject, okay? I will come and tell you, okay? तुम्हारा भी था तुम्हारा भी था तुम्हारा भी कैसा गया बस चला तुम्हारा क्या? भी था नहीं कैसा टफ था मैंने सुना कुछ सी हुआ वहां पे 19 क्वेश्चन बस इधर 25 क्वेश्चन था मेरे बुकलेट में लिखा है। न्यूज़पेपर में आया नहीं कहीं होगा चलो पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। आइडियलिज्म, ठीक है। तो आइडियलिज्म में हमें देखना है कि कैसी विचारधारा, आपको एजुकेशन में क्यों पढ़ना है, ठीक है, कि जो आइडियलिज्म फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जिनकी है वो क्या चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम, जो स्कूल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टीचर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए जो बच्चों को एक आइडियलिस्टिक लाइफ आगे, ठीक है, जीने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आइडियलिज्म देखते हैं। 85 है 85 है फाइनल एक ही चीज को आगे भी लिख सकते हैं बालाजी बुक 85 पेज नंबर, ठीक है, बालाजी की बुक में 85 और केयूके वाले अपनी लक्ष्मी बुक में प्लीज चेक द पेज नंबर, ठीक है। बालाजी की है तो इंग्लिश में 85 है, हिंदी का भी बता दो हिंदी में है आदर्शवाद, 170 इंग्लिश 85, हिंदी 117 17 ओनली, 17 117 117 117, ओके।
बालाजी बुक इंग्लिश पेज नंबर 85, हिंदी 170। अभी देखिए कोई भी फिलॉसफी जब आप पढ़ोगे ना, ठीक है, उसमें 3 चीजें आपको स्टडी करने को मिलेंगी। उसका ब्रांचेस है, समझ लो। कोई भी फिलॉसफी जब उसके मेटाफिजिक्स के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी और एक होगा एक्सियोलॉजी, उसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, कोई भी फिलॉसफी जब पढ़ेंगे 3 चीजें हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक करेंगे मेटाफिजिक्स, उसके बाद हम करेंगे एपिस्टेमोलॉजी। टॉपिक है आपका आइडियलिज्म, यूनिट है सेकंड, पेपर 1 यूनिट सेकंड। ठीक है, किसी भी फिलॉसफी में पहले मेटाफिजिक्स की बात होती है, जहां हमारी विचारधारा इस चीज को लेके है कि वर्ल्ड जो हम रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड, सिर्फ यही है कि इसके अलावा भी कोई दुनिया है। ठीक है, इसकी थिंकिंग होगी हर मेटाफिजिक्स वाले ब्रांच में। जब भी हम किसी कोई फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें क्या सोचते हैं, क्या ये सोचते हैं कि हम अभी जिस जहां रह रहे हैं यही एक दुनिया है, यहीं पे जी लो, जो करना है कर लो, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। नहीं तो हम बोलते हैं ना, दूसरी फिलॉसफी एक थिंकिंग रहती है कि यहाँ अच्छे कर्म करो, आगे स्वर्ग ना रखा है। मतलब हम 2 दुनिया की बात कर रहे हैं ना, एक मरने के बाद भी एक और वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो मेटाफिजिक्स में हमेशा हम यही डिस्कस करेंगे कि कितने वर्ल्ड हैं, आप क्या सोचते हो कि यही है सब कुछ या दूसरा कोई वर्ल्ड है, इसके बारे में। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में हमेशा हम डिस्कस करेंगे कि नॉलेज कैसे हम गेन कर सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज टू गेन नॉलेज। एक्सियोलॉजी में हमेशा हम वैल्यूज की बात करेंगे। ठीक है, कैसी वैल्यूज को फॉलो करने के लिए कह रहा है कौन सा स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, online students, are you getting the point? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, if you are having any issue please let me know. ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि आपका पेज नंबर को कंफ्यूजन है। इंग्लिश में 85 है, हिंदी में 117 है। ठीक है, देखिए इधर जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज इधर सुन लीजिए। हम स्कूल ऑफ फिलॉसफी कर रहे हैं, पहले वेस्टर्न फिलॉसफीज कर रहे हैं। वैसे पहले आपको सिलेबस वही सांख्य वेदांता है, इंडियन फिलॉसफी, लेकिन उसके पहले हम वेस्टर्न कर रहे हैं, हम इसके बाद इंडियन करेंगे। पहली फिलॉसफी आपकी आइडियलिज्म है, हिंदी में हम इसको आदर्शवाद कहेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। इसमें 3 ब्रांचेस, कोई भी जब आप फिलॉसफी डिस्कस हम करेंगे उसकी 3 ब्रांचेस हम हमेशा डिस्कस करेंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अब हमने क्या बोला, मेटाफिजिक्स में आप क्या डिस्कस करोगे, कितने वर्ल्ड्स की बात हो रही है कि दुनिया यही है या मरने के बाद आप दूसरी दुनिया में जा रहे हो। ठीक है, क्या थिंकिंग रखी जाती है इस बारे में। दूसरी एपिस्टेमोलॉजी में हम बात करेंगे नॉलेज कहाँ से मिल रही है आपको। ठीक है, और एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, ये वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कितने वर्ड ये है ना वैल्यूज है। हिंदी में मैं अभी देखती हूँ, ठीक है, हिंदी में भी होगा अभी देखती हूँ। की जब बात करेंगे 190 इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, कैसे नॉलेज हमें मिल सकती है, और इसमें हम वैल्यूज की बात करेंगे। ठीक है, एक बार हिंदी की बुक दीजिए, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में भी होगा। मिल गया आपको, ये देखिए मेटाफिजिक्स है। ठीक है, ये एपिस्टेमोलॉजी है और एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी लिख दे, देखो 2 ही दिए। नहीं नहीं, ये देखो ये वैल्यूज जो दी हुई ना, हम एक्सियोलॉजी में वैल्यूज की बात करेंगे, तो यही आपका एक्सियोलॉजी है। ठीक है, पर्टिकुलर टर्म नहीं दे रखा, पर वैल्यूज है, कंडक्टोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म है, यही आपकी एक्सियोलॉजी है। पेंसिल से लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, यही है। ठीक है, ये लीजिए, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, दैट इज एक्सियोलॉजी सेक्शन इन हिंदी बुक, हिंदी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सियोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आपके वैल्यूज एंड कंडक्टोलॉजी के उसमें दे रखा है। ठीक है, वही सेक्शन आपका एक्सियोलॉजी वाला सेक्शन है, तो ऐसा नहीं हिंदी की बुक में नहीं है, वही सेक्शन है। आप पेंसिल से चाहो तो ब्रैकेट में उसको लिख लीजिए। ठीक है, डन। अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हर फिलॉसफी में आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। जो भी फिलॉसफी करेंगे ना हम
Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you repeat again, please? Somebody is microphone is unmuted. Please mute yourself. Yes. Now you can ask me. Yeah, please. बताइए. मैम, ये जो आपने कहा था कि सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है? देखिए, कोई भी जब आप स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ोगे ना, इसकी 3 ब्रांचेस समझ लो, ठीक है. ये चीजें हम हर फिलोसफी में डिस्कस करेंगे कि हर फिलोसफी के हिसाब से मेटाफिजिक्स अलग जो हो जाएगा, सब अलग अलग तरीके बताएंगे, नॉलेज के अलग अलग तरीके कहाँ से हमें मिल सकता है, और वैल्यूज कैसी होनी चाहिए उसके भी अलग अलग बताएंगे. सारे जो स्कूल ऑफ जैसे सोच है उस हिसाब से बताएंगे. पर ये जो ब्रांचेस है ना, ये हर फिलोसफी में डिस्कस होगी, मैं ये कह रही हूँ. ठीक है. जैसे आपको लगेगा आइडियलिज्म में मेटाफिजिक्स आया, तो नेचुरलिज्म में भी मेटाफिजिक्स की बात करेंगे हम. ठीक है. उसमें भी एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे, उसमें भी हम एक्सियोलॉजी की बात करेंगे. पर फिलॉसफी के हिसाब से चीजें चेंज होती जाएंगी. कोई कहेगा 2 दुनिया है, आपको इस जन्म में अच्छा कर्म करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जन्म में आपको स्वर्ग या नरक उस हिसाब से मिलेगा. ठीक है. मरने के बाद भी एक वर्ल्ड है. कोई कहेगा नहीं, जो है ये वो यही है. तो हर फिलॉसफी के हिसाब से ये अलग अलग हो जाएगा उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग. और ये ब्रांचेस जो है ये आपको सब में ही पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. चलिए, तो आइडियलिज्म के हिसाब से देखते हैं हम मेटाफिजिक्स क्या कह रहा है. इसमें देखो, लिसन, मेटाफिजिक्स कहता है दो वर्ल्ड है. एक है फिजिकल वर्ल्ड और एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं. ठीक है. तो इनमें 2 वर्ल्ड, एक तो फिजिकल जो हम रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो है हैप्पीनेस, हम अपनी हैप्पीनेस के लिए जो भी चीजें कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में पैसा है, सब कुछ चाहिए, वो एक फिजिकल वर्ल्ड है. और एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जब हम सब मोह माया त्याग करके, ठीक है, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक टाइम पे. ठीक है. तो ये चीज होती है. तो 2 वर्ल्ड के बारे में बोला गया है. एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. तो बोला इन्होंने कि अल्टीमेट जो लाइफ का उद्देश्य है, जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि गॉड को समझना, रियलाइजेशन, मोक्ष. ठीक है. रियलाइजेशन ऑफ गॉड, उनको प्राप्त करना, उनको समझना, जानना. तो ये होना चाहिए. ठीक है. और बोला है कि ह्यूमन लाइफ है, वो बोलते हैं ना हमारे हिंदू उसमें बोलते हैं 33 कोटि, उसमें जन्म लेने के बाद आप ह्यूमन बीइंग बनते हैं. तो आइडियलिज्म कहता है कि एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ लाइफ है. ठीक है. तो उसकी आप वैल्यू करो, और अल्टीमेट जो एम है ह्यूमन लाइफ की, और रियलाइजेशन ऑफ गॉड है. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, मेटाफिजिक्स कहता है कितने वर्ल्ड है? 2 वर्ल्ड. 2 वर्ल्ड्स है. एक कह रहा है फिजिकल है, दूसरा कह रहा है स्पिरिचुअल है. 2 वर्ल्ड. एक फिजिकल बोलेंगे, सांसारिक बोल लीजिए, और स्पिरिचुअल बोलेंगे तो आध्यात्मिक. ठीक है. हिंदी में हो जाएगा आपका. उस पर नॉलेज आपको कैसे मिल सकती है. ठीक है. इन्होंने बोला कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, सिर्फ उससे नहीं मिलेगा. इन्होंने बोला इसके लिए आपको गुरु चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, गुरु चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, जो आपको सिखा सके. तो आइडियलिज्म ये मानता है अपनी इंट्यूशन चाहिए. हमने बोला इंट्यूटिव नॉलेज हमने पढ़ा था, याद है आपको, सिक्स सेंस वाली नॉलेज. ठीक है. तो इंट्यूशन आपको सिखाता है, मेडिटेशन कीजिए, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति करिए. ठीक है. तो आइडियलिज्म ये सब बातें बोलता है कि सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से, हम बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन इनको कह रहे हैं कि सिर्फ उससे नहीं सीख पाओगे, आपको एक प्रॉपर गुरु चाहिए सिखाने वाला. ठीक है. तो ही आप कुछ अच्छा सीख पाओगे. तो नॉलेज कैसे मिलेगा वो बताया यहाँ पे. अब बात करेंगे वैल्यूज की. क्या वैल्यूज के बारे में क्या बोलते हैं. ठीक है. तो आइडियलिज्म में वो फुल ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज है. भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं जो भी आइडियलिस्टिक लोग हैं, वो गॉड को पूरा मानते हैं. ठीक है. ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें पूरा मान के चलते हैं. जो ट्रूथ है वही ब्यूटी है, वही गुडनेस है. ठीक है. तो सच, सच को बहुत ज्यादा मानते हैं. ठीक है. ट्रूथ, सच बोलो, झूठ मत बोलो. ठीक है. आइडियलिस्टिक जो पर्सन होगा वो हमेशा बोलेगा सच का साथ दो, सच बोलो, झूठ मत बोलो. ठीक है. और टीचर की ड्यूटी होती है जितनी भी अच्छी वैल्यूज है वो अपने स्टूडेंट को सिखाना. ठीक है. तो ये ब्रांचेस हर एक में हम डिस्कस करेंगे. अब आ जाएगा आइडियलिज्म इन एजुकेशन. अब आइडियलिज्म आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो बीएड में, आइडियलिज्म की इसकी फिलॉसफी कैसी है. क्योंकि आइडियलिस्टिक, क्योंकि हर टीचर की अपनी पर्सनालिटी है, सबकी अपनी सोच है. ठीक है. आप कैसी सोच रखते हो, अल्टीमेटली आप पर्सन जो बनोगे वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है ना. आप कैसा सोचते हो, आपकी पर्सनालिटी वैसी रहेगी, एज ए पर्सन आप वैसे रहोगे. ठीक है.
तो उसके हिसाब से एजुकेशन में क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। एक टीचर है जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी रखता है, एक जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी रहता है, प्रैग्मेटिक होता है बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला, इतने वाले जहां झूठ बोलना पड़े बोल दो, प्रैग्मेटिक वाले बोलते झूठ बोलना पड़े बोल दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम बन जा रहा है ना। आइडियलिस्टिक कहता है झूठ तो बोलना ही नहीं, चाहे जो हो जाए तुम्हारा काम बने चाहे बिगड़े, सच ही बोलना है, ठीक है। दूसरे वाले देखो एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है। पूरा आइडियलिस्टिक बनोगे तो भी आज के जमाने में मतलब नहीं, सब लोग तुमको ही बेच देंगे ले जाके मार्केट में, तुमको पता भी नहीं चलेगा। मतलब सही है नहीं, दोनों चीजों का बैलेंस है। देखो जहां आपको लग रहा हो हाँ अपने स्टूडेंट्स के लिए झूठे मत बोलो कभी, है ना, उनके लिए ईमानदार रहो, उनको पढ़ा, अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखो। हाँ लेकिन जहां पता है कि सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है और वहां एक झूठ से आप बच सकते हो उस चीज से, तो फिर वो ठीक है। तो एक बैलेंस बना के चलना जरूरी। हम ये नहीं कह सकते कि 1% पूरा का पूरा आइडियलिस्टिक है, पूरा का पूरा प्रैग्मेटिज्म फॉलो करके रह सकता है, ठीक है, तो पूरा नहीं हो सकता। तो एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है। हाँ लेकिन इतनी सच्चाई होनी चाहिए सबके अंदर की, कोई बोलते हैं ना कि कल के मिरर में अपने आप को देखो तो ये ना हो कि हमने किसके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है, तो बस ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फिलॉसफीज ना कभी कभी आइडियलिज्म एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, हो गई बात है, यहाँ भी होंगे आगे में मैं खत्म कर देते हैं क्योंकि मैं बहुत देर से चुप हो गई हूँ, फिर भी बातें करे जाने दो, ठीक है। देखो तो आइडियलिज्म में सिर्फ ऐसे नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन आइडियलिज्म या कुछ ऐसा, जो जो इनके फॉलोअर्स है, ठीक है, आइडियलिज्म को जो जो एजुकेशनिस्ट फॉलो करते हैं ना उनके बारे में भी पूछते हैं। तो महात्मा गांधी, तो आपको बोलेगा एक्सप्लेन गांधी जीज आइडिया ऑफ एजुकेशन, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, आइडियलिज्म लिखना पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा एक्सप्लेन टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या आइडिया ऑफ एजुकेशन, तो आपको नेचुरलिज्म के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से फॉलोअर हैं ये जानना बहुत जरूरी है, पूछेगा आपसे। अभी मैं लिखवा दूंगा, महात्मा गांधी मेन है, उनका नाम लेके ही पूछते हैं, और दो चार और है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, लिखवा दूंगी, लिख लेना, ठीक है। फिर वो नाम देके पूछेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर वो सारा वही छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के नाम से आते ही रहता है, आइडियलिज्म मोस्टली गांधी जी के नाम से ही आता है। देखो गांधी जी नाम आएगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, बस खत्म। नाम उनका है, बाकी उनके हिसाब से एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, तो आइडियलिज्म के हिसाब से जो होना चाहिए वही होगा, सब चीजें वही होंगी, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। पर आपको पता तो होना चाहिए, आपने गांधी जी में नेचुरलिज्म वाली चीजें लिख दी तो गलत हो जाएगा ना, तो ये चीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आए बेटे समझ में, नाम लेके पूछते हैं फिलोसफर्स का, ठीक है, डायरेक्ट आइडियलिज्म ना पूछ के वो गांधी जी की आइडिया ऑफ एजुकेशन पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, आइडियलिज्म को बिलोंग करते हैं। प्लेटो है, ठीक है, प्लेटो है, प्लेटो भी आइडियलिज्म को बिलोंग करते हैं, गांधी जी आइडियलिज्म को बिलोंग करते हैं। तो दो चार नाम आपको पता होने चाहिए कि स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ये आते हैं, इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ये लोग आते हैं, ताकि किसी का भी नाम डाले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फिलॉसफी लिखनी है, बस इसके लिए होना चाहिए। कोई रैंडमली आ जाएगी या कोई गिनी चुनी है? ज्यादातर गांधी जी फिक्स है, प्लेटो आ सकता है, गांधी जी और प्लेटो ज्यादातर आता है, मतलब किसी में नहीं आते। एजुकेशन से रिलेटेड जिन्होंने विचारधारा दी है उनके बारे में तो आएगा ना। एजुकेशन की गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम पढ़ी थी ना, उसमें कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो था, 1930 की बुनियादी शिक्षा पढ़ी थी, नई तालीम गांधी जी की। तो जिन फिलोसफर्स ने एजुकेशन को लेके व्यूज दिए हैं उनका एक तो नाम आएगा, सबका थोड़ी आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लेटो का आएगा, ठीक है, ट्रॉबल है, पेस्टोलॉजी है, और इंडियन फिलोसफर्स में गांधी जी है। ये मैं आपको लिखवा दूंगी, मैं आपको बता रही हूँ, लिखवा दूंगी, इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है, पता होना चाहिए, मैं बता दूँ। समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ रहा, हिंदी में दिखाओ। अरे ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये एग्जियोलॉजी वगैरह थी ना। हाँ तो अब ऑब्जेक्टिव, अब तो पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे ना आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य क्या होना चाहिए, दिखाओ। ये तो मैं आपको फिलोसफर से रिलेट करके बता रही थी, ये है ना प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, ये रहा आइडियलिज्म इन एजुकेशन, ये रहा ना ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियलिज्म, यार देखो ये रहा ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 121 पे ऑब्जेक्टिव है, हिंदी में पेज नंबर 121 पे जो ऑब्जेक्टिव है ना वही पढ़ेंगे अभी हम।
हाँ ओके मैम। ठीक है। आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। बस मैम खड़ा कर देंगे और नहीं, तुम लोगों का तो बहुत ही बुरा हालत है, मैं क्लास से ही बाहर करना पड़ रहा है। लास्ट वाले इधर आ जाओ, तुम लोग एक तो आगे आ जाओ। कुर्सी को चेंज देखा, लास्ट वाले को कुछ बोला ही नहीं, पहले ही शिफ्ट हो जाओ। नहीं बातें नहीं, मेरा डिस्टर्ब हो जाती है पूरी क्लास। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आइडियलिज्म के हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है आइडियलिज्म के हिसाब से सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, ठीक है। अपने आप को पहचाना, ये सबसे बड़ा है। और ये बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है जो आइडियलिज्म देता है। मैंने बोला था आपको पहले भी कभी बताया होगा फर्स्ट ईयर की क्लास में कि बच्चों को अपने बारे में नहीं पता होता, उनसे पूछो 10th के बाद मैंने बोला था क्या पढ़ना है, उनको नहीं पता, किसमें इंटरेस्ट है उनको नहीं पता, ठीक है। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, तो वही तो कह रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना इंटरेस्ट कम से कम अगर वो अलग बात है ना, वो फिर पेरेंट्स और वार्ड में कैसा रिलेशनशिप है वो चीज आ जाती है। पर अपने आप को पता तो होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीज मैं फॉलो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, वो तो पता होना चाहिए। आपको किस चीज को सपोर्ट करना है, किस कोई चीज आपको इसको मना करना है, इतना तो पता होना चाहिए ना अपने बारे में, ठीक है। वो नहीं होती है आजकल बहुत से लोगों को, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे रखा है, नहीं पता होता अपना इंटरेस्ट किसमें है, आपको किसके साथ जाना, बहुत कंफ्यूज एक स्टेट रहता है, नहीं पता रहता, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है, और स्पिरिचुअल सेल्फ को जानना भी जरूरी है, गॉड के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आइडियलिज्म गॉड को बहुत मानता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आइडियलिज्म कहता है कि जो पूरा वर्ल्ड का क्रिएशन है गॉड ने ही किया है, तो गॉड को बहुत मानते हैं जो आइडियलिस्टिक होते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, जो सत्यम शिवम सुंदरम बोल रहे हैं, ये सिखाना बच्चों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है विल पावर ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट ही कंटिन्यू हिज सर्च फॉर ट्रूथ। वहीं पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्लीज लाइन बाय लाइन मत ढूंढो, आप समझ लो, चीजों को मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। पेज नंबर ढूंढने में लग जाते हो आप लोग, बच्चों की तरह सुन लो, कुछ नहीं वहीं पे है जहां बताया ना बेटा, थोड़ा पॉइंट आगे पीछे होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सुन लीजिए, इसमें बोला है कि जो विल पावर है, थोड़े दिनों तक तो इंसान क्या होता है, सच्चाई का साथ देता है, फिर जब सिचुएशंस डामाडोल होती है ना, तो सब अपने उसूल प्रिंसिपल सब छोड़ देते हैं, तो बोलते हैं वो नहीं, वो विल पावर अंदर से डेवलप होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, ठीक है, चाहे जो हो जाए हम सच्चाई का साथ देंगे। तो वो वाली विल पावर नहीं है लोगों में, कोई सोचता भी है कि चलो नहीं मैं सच का साथ दूंगा करूंगा, पर जब से सर्कमस्टेंसेस डोलती है ना, जहां अपने पे विपदा आती देखती है, तो हर कोई हिल जाता है, अपने प्रिंसिपल चेंज कर लेता है, उसूल चेंज कर लेता है, तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं, अगर विल पावर है तो पूरा स्ट्रांग होना चाहिए कि एंड तक हम करेंगे उसको, ठीक है। तो विल पावर डेवलप करना थ्रू एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कल्चर को डेवलप करना, ठीक है। आइडियलिज्म कहता है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अपना जो इंडियन कल्चर है, हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडियन जो कल्चर है उसको प्रमोट भी करें, प्रिजर्व भी करें, रेस्पेक्ट भी करें, और उसको आगे भी लेके जाए, इनहेरिट भी करें, ठीक है। तो कल्चर को डेवलप करना, बचाना, ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन का एम ये होना चाहिए। ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, तो गांधी जी बोलते, गांधी जी ने जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, उनकी एजुकेशन की डेफिनेशन ही यही है कि एजुकेशन इज द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये गांधी जी की पूरी स्टेटमेंट है जो अकॉर्डिंग एजुकेशन की जो डेफिनेशन बनती है, ठीक है। इसलिए गांधी जी का तो मेन नाम जो क्वेश्चन में आपका बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने भी, आइडियलिज्म भी कहता है कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ बुक की चीजें रट लेने से एजुकेशन का पर्पस सॉल्व नहीं होता। ओवरऑल पर्सनालिटी, बिल्कुल पर्सनालिटी उसकी डेवलपमेंट, उसकी समझ, उसकी लॉजिक, उसकी रीजनिंग, अगर आज मेरी किसी से बात हो रही है, मुझे गलत लग रहा है, तो मेरे पास उतना लॉजिक और रीजनिंग पावर होनी चाहिए ताकि मैं उसके पॉइंट को काट सकूं, डिबेट कर सकूं, किसी से नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर इंटेलिजेंस, रीजनिंग पावर, ये भी जो मैंने बोला कि कोई आपको गलत बात बोल रहा है तो उसको काटने के लिए, सिर्फ लड़ने झगड़ने पे क्यों उतरना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना, ठीक है, कि नहीं ये चीज ऐसे होती है, आपको ये नहीं पता, आप प्रूफ दे सको उस चीज का कि नहीं ये सही है और वो गलत है। मोरल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर, मोरालिटी को तो बहुत ज्यादा ही मानते हैं आइडियलिज्म वाले,
ठीक है, मॉरल वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो कह रहे हैं कि एजुकेशन के थ्रू जो मॉरल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन, गांधी जी ने भी बोला यूनिवर्सल एजुकेशन, उन्होंने नई तालीम में बोला था 6 to 14 इयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, गांधी जी ने ही बोला था नई तालीम में, ठीक है, उन्होंने बोला था, मतलब इंडियन जब शुरू हुआ था तो पहले भी बोला गया था, ठीक है। तो यूनिवर्सल एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो अब राइट टू एजुकेशन है हमारा कानूनी बन गया है वो, ठीक है, आरटी, उससे पहले भी बोला जाता था। और आइडियलिज्म वाले जितने हैं वो बिलीव करते हैं कास्ट क्रीड और इससे भेदभाव ना हो, हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये है सारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू क्या, आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म करिकुलम में क्या कह रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अभी सब कुछ हम किससे रिलेट करके पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म से, आदर्शवाद से, ठीक है। मैम हाँ जी बोलिए। मैम इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना कि आइडियलिज्म एंड करिकुलम एक्सप्लेन करो या ऑब्जेक्टिव्स बताओ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पहले सबसे बाद फिलोसफी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। डायरेक्ट आजकल नहीं पूछते हुए तो कह रही हूँ, डायरेक्ट ना पूछ के किसी फिलोसफर का नाम दे देंगे, बोलेंगे उनका आइडिया ऑफ आप फिलोसफी या कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं और उनके क्या विचार है एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो बताइए, ऐसे पूछेगा, ठीक है। अल्टीमेटली लिखना आपको यही सारी चीजें पड़ेगी, और लॉन्ग में आता है तो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, करिकुलम, टीचिंग मेथड, सब कुछ लिखना पड़ेगा। मेटाफिजिक्स जो तीनों ब्रांचेस डिस्कस की स्टार्टिंग में वो भी लिखनी पड़ेगी। तो ये लॉन्ग में ही आता है, फिलोसफी का भी शॉर्ट में नहीं आया, लॉन्ग में ही आता है, ठीक है। करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, जिन्होंने बोला देखो इनका एम क्या है, एक तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कह रहा है ना, रीजनिंग पावर होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज, फिटनेस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उस हिसाब से फिर इन्होंने सब्जेक्ट भी चूज किया है करिकुलम में। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ठीक है, इन्होंने बोला ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए करिकुलम में, बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। मोरल एक्टिविटीज के लिए उन्होंने बोला रिलीजन और एथिक्स सिखाए जाए बच्चों को, मतलब मॉरल वैल्यूज की बातें, अच्छी बातें सिखाई जाए, और रिलीजन भी, ठीक है, रिलीजन भी अपने महाभारत में से, रामायण, भगवत गीता में से भी कुछ अच्छी जो चीजें हैं वो हम सिखा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज में इन्होंने बोला हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होना ही चाहिए, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन का होता है ना, सब्जेक्ट होता है बच्चों का, तो इन्होंने बोला ये सब तो होना ही चाहिए, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी हम अच्छे और स्ट्रांग बन पाएंगे। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, आइडियलिज्म के हिसाब से मेथड कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, देखो पहले क्या होता था, लिसन, पहले जब गुरुकुल होता था, ठीक है, आइडियलिस्टिक जब बातें होती थी उस टाइम में सबसे ज्यादा, तो कौन सा मेथड ज्यादा था, सोचो, श्लोक पढ़े जाते थे, ठीक है, लेक्चर मेथड होता था, ठीक है, फिर बच्चे श्लोक याद करते थे, फिर बच्चों को सुनाया भी जाता था, ये सब मेथड होता था समझाने का, ठीक है। तो डायलैक्टिक एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, श्लोक जब समझ में नहीं आता था तो कोई स्टूडेंट पूछता था, ठीक है, तो लेक्चर मेथड या डायलॉग बोल लो आप, डायलैक्टिक मेथड या क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, तो ये सारा मेथड होता था। और कन्वर्सेशनल मेथड, मतलब डिस्कशन होता था गुरु शिष्य के बीच में, कोई एक श्लोक को लेके, कोई एक टॉपिक को लेके गुरु शिष्य आपस में डिस्कस करते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, तो वो बताते थे, या स्टूडेंट का आपस में डिस्कशन रखते थे, तो डिस्कशन मेथड भी होता था, ठीक है, कन्वर्सेशनल या डिस्कशन, डिस्कशन। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड याद है सबको, कैसा कैसा होता है, किसमें क्या, इंडक्टिव में क्या, इंडक्टिव में वो होता है ना रोल टू एग्जांपल, और डिडक्टिव में होता है जो रूल पहले होता है और एग्जांपल बाद में होता है। इंडक्टिव में पहले एग्जांपल होता है फिर रूल होता है, ठीक है, समझाने से पहले जी, तो उसको याद करना, ठीक है। चलिए, तो इंडक्टिव में पहले एग्जांपल देते हैं, फिर रूल पे आते हैं, डिडक्टिव में पहले रूल बताते हैं, फिर एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। देखिए, अरे आई, लिसन, आई वॉवल है ना,
एग्जाम्पल का ई वॉवल है, ऐसे याद रख लो। आई इंडक्टिव में ई पहले आता है ऐसे, मैंने सुनी हिंदी में याद। या अपना कोई ट्रिक लगा लो, कुछ भी याद कर लो, याद रखना है, ठीक है। से नेम बताएंगे पहले तो आगे। चलो देखो, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड माइक्रो टीचिंग की स्किल होती है। हाँ, स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं इसको। इसको स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं। जब बच्चा बात ना सुने ना क्लास में, बोलते हैं चुप बोलिए, कहां बम फटा, क्या हुआ, क्यों आवाज नहीं आ रही मैम की, तो फिर ऐसे ही होता है। तो ये तुम भी सीख लो, टीचर बनोगे तो स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं इसको। तो बोलने से काम ना चले तो चुपचाप खड़े हो जाओ। कोई नहीं पूछा था पढ़ाई के। ठीक है, ये देखिए। छोटे बच्चों के लिए कौन सा मेथड? लिसन क्लास। छोटे बच्चों के लिए कौन सा मेथड है? प्लेवे मेथड, ठीक है। सेल्फ एक्टिविटीज, ठीक है। सेल्फ एक्टिविटीज मतलब अपने आप करके देखना, ठीक है। साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एक्सपीरियंस पे होना चाहिए टीचिंग मेथड, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं ना उसके हिसाब से, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से मेथड सुटेबल होना चाहिए। सेल्फ एक्टिविटीज करके देखना, ठीक है, बच्चा करके देखेगा। और लेक्चर मेथड तो है, सबसे पहले हमने वही बोला, क्योंकि बहुत ही एंशिएंट मेथड है, तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो लेक्चर मेथड है और वो आज भी काम आता ही है। कितना भी हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, समझाने के लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो लेक्चर मेथड रहता है अभी भी। अभी वही कर रहे हो ना? हाँ, अभी हमारे बड़े सीनियर स्टूडेंट में मोस्टली तो हमारा लेक्चर मेथड ही चलता है, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मेनली। अब आते हैं आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। आपको क्या लगता है कैसा आइडियलिस्टिक लोग क्या सोचते हैं, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? आइडियलिज्म के हिसाब से डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मारना पीटना चाहिए, कैसा लगता है आपको, कैसा होना चाहिए? अरे कैसे मेंटेन आप कैसे करोगे? मारना चाहिए, मारना चाहिए, वरना फ्रेंडली लगता है। ऐसे बच्चों को जरूर मारना डरा के थोड़ा सा ये फ्रीडम में तो बिलीव नहीं करते थे, कभी आइडियलिस्टिक कभी नहीं करता कि बच्चे को 100% फ्रीडम दे दो, उसके हिसाब से चलो। नेचुरलिज्म तो बोलेगा छोड़ दो बच्चे को, जो करता है करने दो। आइडियलिज्म नहीं कहता कि छोड़ दो, कंप्लीट फ्रीडम पे आइडियलिज्म बिलीव नहीं करता, लेकिन ये बाहर से डिसिप्लिन इंपोज करने में भी बिलीव नहीं करता। ये बोलता है कि आप बच्चे को छोटी छोटी चीजें बचपन से सिखाओ, ताकि जो डिसिप्लिन रहे वो सेल्फ इंपोज रहे, बच्चे में वो आदत ढल जाए, वो आदत समझे इस चीज को। बाहर से जबरदस्ती ये करो वो करो वो नहीं होना चाहिए। बचपन से उसकी हैबिट में हो जाएगी चीजें करने की, ठीक है, तो आपको बाहर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब छोटे थे, मैं अपने उसमें भी कोई चीजें रियलाइज करती हूँ, मेरे फादर हमेशा बोलते थे, बेटा लाइट का फैन स्विच जब भी रूम से निकलो बंद करके निकलो। बोले पैसों की बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन अभी जाके तुम देखोगे गाँव में बहुत सारे उसमें विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो तुम दूसरे का भी सोचो। दूसरे अब बचपन से छोटे छोटे थे तब से हमारे बोल बोल के इतना हैबिट में है कि आदमी मतलब नहीं, कहीं से हम जा रहे हो चाहे कहीं भी हो, इस क्लास में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, हम हमेशा देख जरूर लेते कि मतलब नेसेसरली कुछ जल ना रहा, तो हमें कोई वो बाहर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अपने अंदर ही। लेकिन वहीं पे अपने ही फैमिली में हम देख लो, जैसे मेरे हस्बैंड लोग ये लोग कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन क्या चलते बने, इन लोगों को बोला नहीं कि चाहे होता है ऐसा होता है कि उन लोगों को इतना नहीं होगा, किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन हमें बचपन से बोला है तो रहता है, हैबिट में आ गई ये चीज बिल्कुल। तो वही आइडियलिज्म वही कहता है कि उनको ऐसा ना लगे कि बाहर से कोई सिखाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। आप ऐसी चीजों को ढालो, समझाओ बचपन से, ताकि उसके वो हैबिट में ढल जाए चीजें, ठीक है। वो जो डिसिप्लिन है वो उसकी हैबिट में होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन लाइन से चलना है तो बच्चों से उसको आता है कि यही प्रॉपर तरीका है, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको आप बाहर से बार बार बोलोगे, पहले से नहीं बोला और बाद में बोलोगे, फिर वो बहुत ऐसा लगता है कि मतलब कोई मुझे बार बार रोक रहा है, टोक रहा है, फिर बच्चे भी वो रेबेलियन टाइप हो जाते हैं। तो अगर बचपन से रखोगे तो ज्यादा बेटर है। तो यही कहता है आइडियलिज्म, कहता है कि बाहर से इंपोज मत करो, उसकी हैबिट में इस तरीके से आप ढाल दो कि वो सेल्फ इंपोज ही हो जाए उसका। बचपन से स्टार्ट करिए तो सेल्फ इंपोज होगा, वो बचपन से समझेगा ना, तो ये चीज नहीं। हमारे पास तो 6th क्लास में आएगा वो। नीचे प्राइमरी टीचर्स की तो है, इसलिए तो बोला जाता है कि छोटे टीचर्स की रिस्पांसिबिलिटी बल्कि ज्यादा होती है। बड़े में ना फिर उन्हें इरिटेशन होती है, मैं जाऊं हाँ, एकदम से नहीं करते ना तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। बचपन से कुछ भी नहीं किया और सडनली आप रोकने टोकने लग जाओ तो बहुत प्रॉब्लम आती है। वही 4th 6th क्लास के ऐसे किसी ने पूछा एक्सपीरियंस हुआ ना, ठीक है। इसको बता लिसन, देखिए इधर, तो आइडियलिज्म में ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लिसन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है
पहले आपको आइडियलिज्म की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एक दो जो आपकी बुक में दी रहेगी आदर्शवाद के बारे में, किसी एजुकेशनिस्ट ने साइकोलॉजी से जो भी बोला, नाम ना याद है मैंने फर्स्ट ईयर से बोला था रिनाउंड लिख देना, ठीक है। तो लिख के कम से कम 2 डेफिनेशन डालिए आप, उसके बाद इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करिए, फिर एक एक चीज डिस्कस करेंगे, करिकुलम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मेथड, आइडियलिज्म, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद। वेस्टर्न फिलॉसफीज में we will study second philosophy और next philosophy naturalism। आइडियलिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। Do you have any doubt, online students? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay. ठीक है, सेकंड है आपका नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ये है ना, हिंदी में नाम देखो। Yes, ma'am. नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद, इसके जो इंडियन फिलोसफी में सबसे बड़े समर्थक है, सपोर्टर है, जो फॉलो करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। टैगोर इंडियन में कह रही हूं मैं, ठीक है, इंडियन में टैगोर है, वैसे रूसो है, इंडियन में है टैगोर, इंडियन फिलोसफी में टैगोर, वेस्टर्न में रूसो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके भी 3 ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे, मेटाफिजिक्स, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी। रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन फिलोसफर्स में सबसे बड़े सपोर्टर है नेचुरलिज्म के, ठीक है। और ये फिलोसफी भी आपको ऐसी ही आती है, एक्सप्लेन टैगोर्स, रविंद्रनाथ टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ऐसे आता है क्वेश्चन। नाम आएगा ना, मतलब हाँ, नाम घुमा फिरा के पूछेंगे तो नाम ही आएगा, डायरेक्ट दे दिया तो दे दिया, लेकिन अब थोड़ा कम पूछते हैं डायरेक्ट, पहले तो डायरेक्ट ही देते थे कि आदर्शवाद एक्सप्लेन करो, नेचुरलिज्म एक्सप्लेन करो, अब थोड़ा घुमा घुमा के देते हैं, तो नाम डाल देते हैं। पीछे लिखा क्यों हुआ है? एक्सप्लेन करने पे पॉइंट तो टैगोर भी बोलेगा तो एक्सप्लेन तो नेचुरलिज्म ही करोगे, आपको पता होना चाहिए कि सपोर्टर कौन है। जैसे किसी का नाम दे रहे थे, किस स्कूल ऑफ फिलोसफी में आएंगे, वो आप एक्सप्लेन कर दो, खत्म, पढ़ोगे तो आप जाओगे ना, नाम पता होने चाहिए, 2-4 जो इंपॉर्टेंट नेम है वो पता होने चाहिए, मैं लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। मैम ऐसे तो औरोबिंदो टैगोर भी है, हाँ, फिर वो मेन जो है, ज्यादातर जो आता है मैं वो एक एक नाम आपको बता रही हूँ, बाकी मैं से 2-4 नाम आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। यस मैम, ये औरोबिंदो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, प्लेटो। नॉट टैगोर। मैम हिज टैगोर बुक में लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है। नहीं तो दोनों नाम शायद, कोई बात नहीं, उसको देख के अरविंदो घोष भी है, उनकी फिलोसफी भी है आपकी, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ऐसे ये यस। जो बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं, ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म, उसके बाद एक्सियोलॉजी। नेचुरलिज्म जो फॉलो करते हैं वो कहते हैं मेटाफिजिक्स में जो कुछ है ये नेचर ही है, इसके अलावा कुछ। आइडियलिज्म 2 वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये कह रहा है कि नेचर ही एवरीथिंग है, सब कुछ नेचर है, नेचर ने ही सारी दुनिया क्रिएट की है, जो है वो नेचर ही है, ठीक है। नेचर को ही सब कुछ मानते हैं, मेटाफिजिक्स में ये नेचर को ही सब कुछ मानते हैं, और जो मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, वही रियल है, और कुछ है नहीं, उसके अलावा और कुछ सच नहीं है, ठीक है। गॉड को भी बहुत कम मानते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 1-2 फिलोसफर मिलेंगे जो गॉड को मानते हैं, लेकिन क्रिएटर नेचर को मानते हैं, लेकिन बहुत कम मानते हैं, हम ना के बराबर मानो। नेचुरलिज्म वाले नेचर को ही क्रिएटर मानते हैं, ठीक है। आइडियलिज्म वाले गॉड को क्रिएटर मानते हैं पूरे यूनिवर्स का, ये नेचर को क्रिएटर मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी पूरा बिलीव करता है कि जब तक आप अपने सेंसेस से परसीव नहीं करोगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो नॉलेज थ्रू सेंसेस, जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, आपको कुछ भी सीखना हो उनका यूज करना जरूरी है, ठीक है। देखना है, सुनना है, करके देखना है, टच करना है, फील करना है, पूरा, मतलब आपकी जो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। बिना सेंसेस से आप वो फील किए नहीं समझ सकते।
स्पिरिचुअल नॉलेज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, ठीक है। जो सीखना है आप सेंसेस से सीखिए, अपने माइंड है इंटेलेक्ट को यूज करके सीखिए। वैल्यूज के बारे में क्या करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज की कोई बात नहीं करते, ठीक है। बोलते हैं नेचर को फॉलो करो, पेड़ बचाओ, नेचर से छेड़खानी मत करो। एक मिनट, ठीक है। और मोरालिटी भी इनके लिए कोई ऐसी मोरालिटी नहीं है जो आपको दुखी कर दे। ऐसा नहीं मॉरल वैल्यूज फॉलो करने के चक्कर में आप मरे जा रहे हो, बोले नहीं फिजिकल वर्ल्ड यही सही है, तुम खुश रहो, तुम खुश होने चाहिए। हाँ, ये बोलते हैं नेचर को हार्म मत पहुंचाओ, पेड़ को मत काटो, नेचर के साथ छेड़खानी मत करो, ठीक है, उसको अल्टर करने की कोशिश मत करो। बाकी ऐसा करेंगे हैप्पीनेस के लिए कोई ऐसी मोरालिटी के लिए अपना हैप्पीनेस त्याग करने की जरूरत नहीं है। नेचुरलिज्म वाले ये कहते हैं, ठीक है। बोले कि जो वैल्यूज है वो नीड्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है इंसान की, ठीक है। बोले कि वैल्यूज ऐसी फिक्स नहीं है, बोले जैसी कंडीशन होगी लाइफ में वैसी वैल्यूज चलेगी। आप खुश रहने चाहिए, अपने आप को दुखी करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरलिज्म वाले ये बिलीव करते हैं। ला एक बार हिंदी वाला देखते हैं क्या है। ये भी बता देना इसमें कौन-कौन से करते हैं, बहुत बढ़ जाता है कैसे पॉइंट। मेटाफिजिक्स ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है, अब मैंने बोला ना जो कह रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड ही सच है, तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। पैसे से खुश हो तो चाहिए पैसा, ठीक है, कमा लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं, झूठ बोल के कमा लो, तुम खुशी दे रहा है ना। तो रिलेटिव, इन्होंने क्या बोला, वैल्यू क्या है, रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव टू डिफरेंट सिचुएशंस, उसके हिसाब से वैल्यू है। आपके लिए आज सच है तो कल ये झूठ भी हो सकता है, अपने अपने पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी सिचुएशंस है, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स वैल्यूज नहीं है नेचुरलिस्टिक कह रहे हैं। लाइफ साइंस अप्रोच, ठीक है। लाइफ साइंस अप्रोच मतलब क्या है, आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना जरूरी है। कहने का मतलब ये कि हार्ड एंड फास्ट, अब जैसे पुराने लोग हैं वो चेंज नहीं होते, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते तो वो दुखी रहते हैं। तो कहने का मतलब कि आप जमाने के साथ बदलो, चीजों को चेंज करो, एक्सेप्ट करो, तो आपका सही रहेगा। तो लाइफ साइंस मान रहे हैं, बस नेचर को नहीं मान रहे हैं। नेचुरली ये तो मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं। अरे हम नहीं मान रहे हैं। हाँ, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से उठा लिया, हमने पेड़ भी काट दिए, नेचर के साथ छेड़खानी भी कर दी, सब कर दिया, वही तो कह रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी दुखी है, फिर भी कोई खुश नहीं है, सबका ऐसे ही है। क्या हो गया? हाँ, आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे, 22 दिसंबर, रामानुजन का बर्थडे। बुलाओ बच्चे सबको, बुलाना क्या हो, नहीं बस उसको क्रॉस करना है, हो गया। हो गया। ठीक है, हिंदी की बुक में एक्सपेरिमेंट ऑफ अप्रोच, मतलब ये कह रहा है कि जीवन का जो सत्य है, ट्रुथ की आप बात कर रहे हो ना, वो ह्यूमन लाइफ को स्टडी करके डिसाइड करो कि क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है। इनका कहने का मतलब है तुम फिक्स चीजें लेके मत चलो कि ये सही होता है, ये गलत होता है, सिचुएशन वाइज देखो, अपना जैसा होता है वैसा डिसीजन ले लो। इनका कहने का मतलब ये है। मेटाफिजिक्स में भी इन्होंने यही बात बोली है। एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान भौतिक, ठीक है, विज्ञान ये बोले ना, ज्ञान इंद्रियों, देखो ज्ञान इन इंद्रियों में लिखा हुआ है, देखो सेंसेस जो है ना, अब हिंदी की लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है, सेंसेस ज्ञान इंद्रिय लिखा हुआ है, उससे ही होगा, ठीक है आपका। और वैल्यूज एज आइडियाज कंडक्ट की एक्सियोलॉजी है आपकी। देखो सामाजिक नियम और आध्यात्मिक नियम में नहीं बांध रहा है, ठीक है, ये खुश रहने के लिए कह रहा है कि जो आपको खुशी दे, अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण की स्वतंत्रता। देखो जैसा आपका नेचर है वैसे बिहेव करिए, कोई मोरल वैल्यूज फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मेन यही बोल रहा है, ठीक है। ये यही चीजें हैं, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी है, एक्सप्लेनेशन में है, बाकी बातें वही है जो मैं आपको बता दी। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म एजुकेशन। देखो वहां पे है कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे, प्रिंसिपल से कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे ना, विशेषताएं दे रखी ना प्रकृतिवाद के, उसके बाद ही दे रखा है, देखिए हाँ, वो सिद्धांत प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। सिद्धांत जो दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में भी दे रखा है
कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचुरलिज्म एजुकेशन का, नेचुरलिज्म एजुकेशन या नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिज्म। सिद्धांत करके है हिंदी की बुक में, देखिए, ठीक है। इंग्लिश में 88 पेज नंबर है। पहली बात क्या बोलता है, देखिए वही सब चीजें जो अभी बताई हैं तो मैं जल्दबाजी में ही बताऊंगी। नेचर इज द बेस, बोला है मैंने ना, नेचर को सब कुछ ही मानते हैं, नेचर ही हर चीज का क्रिएटर है, बेस है। चाहे हिंदी में पेज नंबर इन इंग्लिश 88, हिंदी में 129, हिंदी में, इंग्लिश में 88, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें बच्चे को पूरी फ्रीडम देनी है, इसमें आपको रोकना ही नहीं है किसी भी चीज से। रूसो कहते हैं अगर कैंडल जल रही है और बच्चा जा रहा है ना, तो बोले इसको मत रोको, उसका हाथ जलेगा, अगली बार वो सीख जाएगा कि इसको टच नहीं करो, ठीक है। तो रूसो ये कहते हैं, मैम अगर फर्स्ट फ्लोर से खेल रहा है, सेकंड फ्लोर से खेल रहा है, वही तो बात है, अभी उस पे आएंगे, हम कह रहे हैं ना, कोई फिलॉसफी 100% फॉलो नहीं कर सकते। एक्सट्रीम केसेस में अलग चीज है, लेकिन जहां तक हो सकता है ना, सेल्फ लर्निंग है तो उसको करने दो, ये कहता है। कैंडल से जलने की बात कह रहा है, हो सकता है उसके कपड़े में आग लग जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक एग्जांपल है कि मतलब वो चीज छुएगा, ठीक है, तो रूसो कहते हैं कि वो अगली बार सीख जाएगा इसको नहीं छूना है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में आपको रोकना ही पड़ेगा, उसके कपड़े में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। कोई भी फिलोसफी, कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं कि सच्चाई के लिए अपना राज्य छोड़ दे और घर बार सबको रोड पे ले आए, ठीक है ना। तो हर चीज का एक बैलेंस होना लाइफ में जरूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। आप ये प्रिंसिपल में बता रहे हो। हाँ, प्रिंसिपल में और फिलोसफी में भी फिर यही चीज आएगी, सिर्फ वहां आएगी तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। प्रिंसिपल में भी है और यही चीज फिर फिलोसफी में भी आ जाएगी। लिसन, ये जो आप फ्रीडम की बात बोली जा रही है, यही चीज आपकी फिर एजुकेशन और डिसिप्लिन में भी आ जाएगी। उसमें बोलेंगे बच्चे को फ्रीडम दो, उसके हिसाब से काम करो, तो यहाँ समझा रहे तो फिर वहां पे नहीं समझाएंगे, फिर बोल के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ लीजिए ये चीज फिर वहां पे आ जाएगी, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो उसमें फ्रीडम देने को बोला है ताकि बच्चा नेचुरल वे में ग्रो कर सके। इंस्टिंक्ट से बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इंस्टिंक्ट बच्चे के अंदर से जो आता है, ठीक है, इंस्टिंक्ट वो चीज होती है बेसिस ऑफ एजुकेशन। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, अभी मैंने समझाया तो फिर दोबारा हम नहीं बोल रहे, सेंस ऑर्गन्स की, ठीक है, हेल्प से सीख सकते हैं। प्रोग्रेसिव, ठीक है, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जैसे इन्फेंसी में अलग टाइप का एजुकेशन में, चाइल्डहुड में, हाँ, स्टेज वाइज, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंट है, एडल्टहुड है, तो हर स्टेज पे सीखने के सिखाने का जो तरीका होता है, जो कंटेंट होता है, डिफर करता है, तो प्रोग्रेसिव होता है, तो उस हिसाब से उसको चलना है, उस हिसाब से चलाना चाहिए। और जो अलग अलग एज की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता हुआ चले, ठीक है, बच्चों को, और उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करता हुआ, ऐसा कंटेंट और ऐसा मेथड होना चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन इसी को बोलते हैं, जो रूसो ने कहा कि कैंडल को छूने दो, जल जाएगा तो दोबारा टच नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एजुकेशन। तो नेचुरलिज्म एजुकेशन में, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन में नेगेटिव एजुकेशन की भी बात बोली जाती है, उसको करने दो, अगर ऐसा कोई काम है जिसमें ज्यादा हार्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं, लेकिन तू कर ले, सीख जाएगा, अगली बार जाएगा ही नहीं हो पास। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वो नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू आप सिखा सकते हो। तो ये कैंडल वाला एग्जांपल आपका नेगेटिव एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव एजुकेशन, ठीक है। पॉजिटिव एजुकेशन वो है जो डायरेक्टली और पॉजिटिवली आप बता रहे हो कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फ्रीडम, फिजिकल एजुकेशन जब होता है, एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ, सेंस ट्रेनिंग, इसमें आपको बतानी पड़ती है चीजें, कुछ चीजें, ठीक है। तो ये सारा था। उसके बाद हम आते हैं एम या ऑब्जेक्टिव। अच्छा, वहां पे हमने लिखा आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ हम एम ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं। आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में जब मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव, बताया था क्या होता है, बताया था, मतलब ही नहीं, मैं नाम बताऊं, अचीव करने का था, एम रख के इसको अचीव करना होता है। फिर छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पेपर में तो आया था, हिंदी में भी आया था, सारे में आया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जब आप स्कूल्स ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे लेसन में आपको लिखा होता है ऑब्जेक्टिव, या साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट कराएगा आप लोगों के लैब में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखा होता है, ठीक है। लेसन प्लान सीखेंगे इस ईयर में। हाँ, बिल्कुल सीखेंगे। छोड़ दिया ना, नहीं, सेकंड ईयर के बच्चे स्ट्रीम वाली फाइल में क्या है?
लेसन प्लान तो बनवाते हैं सेकंड ईयर में। लेसन प्लान बनवाओगे इसमें, ठीक है, सीखना है, इसमें करना पड़ेगा। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए नेचुरलिज्म के हिसाब से, आदर्शवाद के हिसाब से एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव या एम क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, आप अपने आप को अच्छे से तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ, हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है, कभी कभी हम बता ही नहीं पाते कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, लिसन, बात नहीं करें। सेल्फ एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए, वो थ्रू पोएम हो, थ्रू आपकी राइटिंग हो, थ्रू बोल के हो, जैसे भी हो, मेथड कैन बी एनीथिंग, कन्वर्सेशन हो सकता है, पोएट्री लिख सकते हो आप, ठीक है, आप कुछ राइटिंग लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, पर एक्सप्रेस करो अपने आप को। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम जो अपनी प्रॉब्लम्स से डिस्कस नहीं कर पाते ना, इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है। ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल जाएंगे, सीनियर सिटीजन में आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, वो बहुत ज्यादा टेंस में कि वो ढल नहीं पा रहे हैं बदलते माहौल में, बहुत सी चीजें उसके अंदर है। बच्चों को बोलो तो बच्चों का मतलब उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है। इस जनरेशन के लोग तो जो मिडिल एज में है, जो बच्चे और पेरेंट्स दोनों का हैंडल कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, उनकी खुद की लाइफ है, ऑफिस में इतना टेंशन है, सब कुछ है, तो वो भी नहीं शेयर कर पा रहे। तो ब्रेन स्ट्रोक और ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये रेट्स आजकल बढ़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन में ब्रेन स्ट्रोक वाला रेट ज्यादा हो गया है, ठीक है। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, ठीक है, ह्यूमन मशीन मतलब हमारी जो, ठीक है, बॉडी है, तो हर तरह माइंड है, ह्यूमन मशीन में तो बॉडी एंड माइंड की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपने आप को फिट रखिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को सही रखिए। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, इंस्टिंक्ट जो हमारा कह रहा है, ठीक है, जो भी मतलब जो आंसर कर रहा है या किसी का रीजन दे रहा है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस से सेटिस्फाई भी करना है। मतलब जो हम सोच रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है, उसको प्रॉपर लॉजिक से, ठीक है, सिंथेसाइज करके, एनालिसिस करके सिचुएशन को करेक्ट समझना भी है। टू स्ट्रगल सक्सेसफुली, लाइफ में स्ट्रगल जरूरी है, ठीक है, पर स्ट्रगल ऐसा करो कि एंड में आप सक्सेसफुल हो सको। टू सिक्योर एडजस्टमेंट, अभी बोला ना कि जब आप समय के साथ ढलोगे नहीं, बदलोगे नहीं, तो नेचर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ओरिजिन है, डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, डार्विन की थ्योरी। डार्विन एक बायोलॉजिस्ट है बहुत फेमस, ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो स्पीसीज बदलते माहौल के साथ अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को, वो बिल्कुल सर्वाइव कर जाता है। जो नहीं अडॉप्ट करता तो नेचर उसको डिस्कार्ड कर देती है, वहीं पे मर जाएगा, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, बदलते माहौल के साथ अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आप पीछे छूट जाओगे, ठीक है। तो अचीव सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी की भी प्रोग्रेस होनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू। टू डेवलप इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या बोला, ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारा होना चाहिए एम ऑफ एजुकेशन। अब आपको लग रहा होगा कि टैगोर ने आइडियल नेचुरलिज्म क्यों फॉलो किया, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, इंसान की लाइफ में जैसे जैसे एक्सपीरियंस रहते हैं ना, हमारी सोच वैसी बनती जाती है, ठीक है। टैगोर को एक बार टीचर ने मारा स्कूल में, वो भाग गए स्कूल छोड़ के, उसके बाद कभी स्कूल गए ही नहीं। वो दिन भर जंगलों में भटकते थे, जंगलों में भटकते थे, झरने के पानी की बहने की आवाज सुनते थे, चिड़िया की आवाज सुनते थे, नेचर के साथ रहे, सारा टाइम नेचर के साथ रहे। और एक टाइम उन्होंने गीतांजलि लिखी, जिसकी वजह से इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज आया 1930 में लिटरेचर के लिए, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो लाइफ में उन्होंने जो भी सीखा नेचर से सीखा, सारा दिन वो जंगलों में घूमते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, ठीक है। तो कहाँ से सीखा, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस ने क्या बताया कि अगर बच्चे को फ्री छोड़ा जाए, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर कर सकता है। उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा, ठीक है। तो इसीलिए टैगोर किसको फॉलो करते हैं, नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि खुद के उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, ठीक है। नेचुरलिज्म टैगोर क्यों फॉलो करें, खुद उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि उनको फ्री छोड़ा गया, तो उन्होंने, ठीक है, गीतांजलि लिख डाली पूरी की पूरी। सेल्फ एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, वो पोएम्स लिखते थे, ठीक है, लिखते थे, तो करके एक्सप्रेस करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसकी लाइफ एक्सपीरियंस जैसे होते हैं, वो उसी फिलॉसफी को बिलोंग करते, सोच उनकी वैसी हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि अगर मुझे फ्री छोड़ा गया, मैं ऐसा हुआ, बाकी बच्चों को भी फ्रीडम दोगे तो कुछ यूनिक, अलग और हटके करेंगे। अब आते हैं करिकुलम में क्या क्या बोला गया। तो ऑब्वियसली इसमें नेचर की बात हो रही है, तो प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, इनको भी प्रेफरेंस दी गई कि ये सभी पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है। साइंस विच डील्स विद नेचर, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है। नेचर को समझने में ये हेल्प करेगा। नेचर में बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं, एप्पल क्यों गिरा, वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ग्रेविटेशन के बारे में पता रहेगा। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज भी होना चाहिए, इन्होंने बोला, जो साइंस के सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है।
हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज भी होना चाहिए करिकुलम। एग्रीकल्चर होना चाहिए। देखो इधर नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप खाना खाओगे, ठीक है, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो कहाँ से आया? तो नेचर में है, कुछ क्रॉप्स हैं जो उगाते हैं हम, वहां से मिलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इसलिए नेचुरलिज्म में एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ने को बोला गया और कारपेंटरी सीखने के बारे में बोला गया। कारपेंटरी सीखिए, लकड़ी से कोई चीज बनाना, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग, अपनी मशीन, ह्यूमन मशीन को सही तरीके से चलाना है ना, तो कैसे चलेगा? जब फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज वगैरह करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो वो सब सब्जेक्ट्स इन्होंने इंक्लूड करने को बोले। ड्राइंग, ड्राइंग क्यों? एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन के लिए एक पोएट्री लिखना तरीका है, तो दूसरा तरीका आप ड्रॉ करके भी अपनी चीजें, मन की बातें एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ड्राइंग। और लिबरल एजुकेशन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं, इन्होंने बोला कि फ्री कल्टीवेशन ह्यूमन परफेक्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। लिबरल एजुकेशन, फ्रीडम के साथ एजुकेशन होनी चाहिए। नो प्लेस फॉर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो जमाने से पढ़ाए जा रहे हैं जरूरी नहीं वो पढ़ा। नेचर को समझने के लिए जितना से जितना ज्यादा आपको पढ़ाना है वो पढ़ाइए आप। प्लेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, नेचुरलिज्म में रिलीजियस एजुकेशन का कोई प्लेस है नहीं क्योंकि गॉड को मानते नहीं, ठीक है, तो ये मना करते हैं, रिलीजियस एजुकेशन कोई जरूरत नहीं, आप वो पढ़ाओ जिससे बच्चा नेचर को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सके। मोरल एजुकेशन, ठीक है, मोरल एजुकेशन ने बोला कि पढ़ा के नहीं सिखाया जाता है, एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। वही मतलब आप उसको समझाओ कि ये करना है, मतलब कोई सब्जेक्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं, आप एक्सपीरियंस करे बच्चा, इस तरीके से करना है आपको। ये सेकंड है। In first year you haven't attended any class, right? हाँ? ये ऑफलाइन बहुत कम आए होंगे यार, I don't remember. ठीक है, अब हम आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। अच्छा, बिना बुक में देखे आप बताओ नेचुरलिज्म का समझ रहे हो क्या कह रहा है? तो मेथड ऑफ टीचिंग को क्या चाहते होंगे, कैसा हो? पेड़ पौधे क्लास में लगे क्लास में इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब जितना हो सके नेचुरल एनवायरनमेंट खुले में बैठ के नेचुरल एनवायरनमेंट में, ग्रीनरी हो आसपास। आर्टिफिशियल जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ इंडिया में आरटीई को फेल करते हो जो एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं ना, उनको बिठा ले तो पेड़ पौधे रखने की जगह मिले, ठीक है। अच्छा आप बताइए क्या बोला है, एक बात बोलिए ना कि नॉलेज कैसे मिलती है? सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो मेथड कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी आप बता रहे हो, जैसे बोले कि हॉट है, कोल्ड है, छोटे बच्चों को समझा रहे हो तो पानी ठंडा गर्म रख के बच्चे को समझा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी आप समझा रहे हो, कलर बता रहे हो, शेप बता रहे हो, तो डायरेक्टली आप उसको ऑब्जर्व करवा के समझा दो, ठीक है। कॉन्क्रीट नॉलेज, ये तो आपने पढ़ते थे, कॉन्क्रीट में हम क्या करते थे, जो भी पढ़ाते थे वो दिखा के समझा के सेंस ऑर्गन से, ठीक है, उसको ऑब्जर्व होना चाहिए चीजें, तो वो होता था। प्ले वे मेथड छोटे बच्चों के लिए तो कह रहे हैं कि पूरा फ्रीडम रखो, डिसिप्लिन की जरूरत है ही नहीं। नेचुरलिज्म तो कह रहा है कि पूरी फ्रीडम दो बच्चों को, तो प्ले वे मेथड खेल खेल में समझाओ। छोटे बच्चों को तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी एकदम फॉर्मल एजुकेशन में लाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अभी भी वही बोला जा रहा है एनईपी में भी, अभी भी तो सेकंड क्लास के बच्चों का एग्जाम नहीं लेना, रिटन एग्जाम नहीं होगा, जो भी सिखा रहे हो एक्टिविटी मेथड होनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए प्ले वे मेथड होना चाहिए। थर्ड क्लास में आके पता चला लिखना ही नहीं आ रहा है सब पता चलेगा नो रिटन एग्जाम, छोटे सेकंड तक के बच्चों का नो रिटर्न एग्जाम। नहीं वो बैक के डे भी तो आया है, हाँ रोज एक दिन नहीं, इतना करो ही मतलब, तुमने इतना हैवी कर दिया इसलिए नो बैक डे भी लाना पड़ रहा, बैकलेस डेज। हाँ तो तुम इतना हैवी करते क्यों, एक ही दिन में सब चीजें मंगवा लोगे। ये सब हमारे निकलने के बाद ही हो रहा है, हमारे टाइम पे ठंड में स्कूल जाओ तो चलो लिसन, अब फिर आ जाओ इस पे मेथड ऑफ टीचिंग पे, ठीक है। फिर फ्रीडम इन एजुकेशन की बात हो, जो हमने पहले भी बोला, ठीक है, फ्रीडम की बात हो रही है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, वो अभी भी हो रही है, एनईपी में भी हुई, आरटीई में भी हुई,
ठीक है, इसमें हर उसमें हम बोल रहे हैं कि जैसा बच्चा है उसके हिसाब से, क्योंकि कोई बच्चा अबव एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई एवरेज है, तो सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बच्चा हो सकता है आपके एक्सप्लेनेशन से समझ जाए, लेकिन दूसरे बच्चे को समझाने के चार्ट मॉडल्स की जरूरत पड़ सकती है। किसी को इन सब के साथ एडिशनल में वीडियो भी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है उस टॉपिक के लिए, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़े, ठीक है, जिसमें पॉसिबल है उसमें आप दिखा दीजिए बच्चों को। तो हर बच्चे अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं को एजुकेशन, ठीक है, को एजुकेशन को सपोर्ट करते थे नेचुरलिस्टिक, ठीक है, वैसे तो गांधी जी भी को एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बॉयज गर्ल्स साथ में पढ़ते थे, को एजुकेशन, कोएड। रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चे वहां पे रह के पढ़े, क्यों, ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट में स्कूल हो, ठीक है, और रेजिडेंशियल स्कूल्स को प्रमोट कर रहे थे। अभी भी टैगोर के कोलकाता में है स्कूल्स, ठीक है, वो आश्रम है शांति निकेतन, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, तो नेचुरल उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए सारी चीजें रेजिडेंशियल स्कूल्स को, ठीक है, चाहे ताकि टीचर और बच्चा, ठीक है, जितना टाइम हो सके साथ में स्पेंड कर सके, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो चीजें। यूज ऑफ सर्टेन मैगजीन्स, टीचिंग के कुछ मैगजीन्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बोले नेचुरलिज्म में फॉलो होने चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कभी भी जब आप पढ़ाएंगे तो हमेशा सिंपल से शुरू करिए, कॉम्प्लेक्स तक जाइए, और यही राइट प्रोसेस है ना, पहले ही कॉम्प्लेक्स बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होना चाहिए और डेफिनेट टू इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है, तो जब भी आप पढ़ाएं बच्चों को इन चीजों का ध्यान रखें। नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन में ये बार बार नहीं बोलेंगे, बोला है चाइल्ड को फुल फ्रीडम देनी चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिसिप्लिन की बात आज ही नहीं रही है, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग, लिसन, फ्रीडम में भी ये बात बोली कि राइट एंड रॉन्ग के बारे में जो डिसाइड करेगा वो अपनी एक्सपीरियंसेस से डिसाइड करेगा, ठीक है, आपको ज्यादा इंपोज नहीं करनी है कोई भी चीज। नेचुरलिज्म के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए ऑब्जर्वर, प्रोटेक्टर और स्टेज सेटर, मतलब आपको एनवायरनमेंट सेट करना है बच्चे की लर्निंग के लिए, लर्निंग वो अपने आप करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, आप उसको माहौल दीजिए, ठीक है, फैसिलिटेट करिए उस एनवायरनमेंट को ताकि बच्चा सीख सके, दैट्स एनफ, ठीक है। मेरिट क्या है, हाँ लिसन, आइडियलिज्म में आपको मेरिट डिमेरिट नहीं दे रखा है, मेरिट डिमेरिट लिखना है हर फिलॉसफी, ठीक है, एंड इंग्लिश में आइडियलिज्म में नहीं था। लिसन, आइडियलिज्म में आपका मेरिट डिमेरिट नहीं दे रखा है एंड में, लेकिन जब भी कोई अभी आप फिलॉसफी लिखते हो एंड में मेरिट डिमेरिट मेंशन करना जरूरी है, वो कहीं भी मिल जाएगा आपको, नेट से निकाल के लिख लो, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ट्रूथ में ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, मेरिट में तो आएगा, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू सिखा रहे हैं, अच्छी वैल्यू दो, मेरिट में आता है। डिमेरिट में फिर क्या आएगा, लिसन आप डिस्कशन में बता दो, आइडियलिज्म में डिमेरिट में क्या आ सकता है, एक बता दो। हो जाएगा ज्यादा नहीं, वो तो नेचुरल में हो जाएगा ना, नेचुरल में हो जाएगा नुकसान, मतलब ये बता रहे हैं क्या अगर बोले तो पहले सबसे पहले देखो आइडियलिज्म में सबसे पहला डिमेरिट है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड बोलते हैं ना, सबसे पहले तो यही आप लिख दोगे डिमेरिट में, जैसे आपको इजी इजी पॉइंट मिल जाए तो उसको आप लिखना है, मतलब कोई भी फिलॉसफी जब आप लिखोगे एंड में मेरिट डिमेरिट जरूर लिखना, ठीक है। तो इसमें देख ले नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की मेरिट क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, क्योंकि वो करके सीख रहे हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस सेंटर्ड है, प्रोग्रेसिव मेथड है, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। डिमेरिट क्या है, देखिए डिमेरिट भी बहुत सारी है, वो जो नेगेटिव एजुकेशन कहता है कि कैंडल जल रहा है बच्चे को जाने दो, जलेगा तो दोबारा टच नहीं करेगा, तो ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशनल आइडियाज, इसमें सिर्फ फ्रीडम 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 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल आइडियाज की बात हम कम कर रहे हैं। टू मच एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट, लिसन देखो नेचुरलिज्म तो कहता है कि जो तुम्हें खुश रखे वो काम करो, लेकिन ऐसा काम तो मत करो जो आगे तुम्हें फ्यूचर में तकलीफ दे रहा हो, तो फ्यूचर की भी तो सोचो, फ्यूचर की नहीं सोच रहा है, तो वो तो कहते हैं आइडियलिज्म तो मतलब मरने के बाद तक की सोच रहा है और नेचुरलिज्म सिर्फ प्रेजेंट डे सोच रही है, अल्लाह के लिए नहीं सोच रहा। 100 रुपए पॉकेट में है और मुझे ठीक है कुछ करना है कर लो, फिर अगले दिन तुम कैसे खाओगे पता ही नहीं है ना, तो ये नेचुरलिज्म का ये हाल है, आज की आज सोच रहे हैं कल नहीं सोच रहे, ठीक है। हाँ बेटा जिंदा ही रहोगे तुम, आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है, कुछ पता नहीं है। लिटिल एम्फेसिस ऑन बुक्स, ठीक है, बुक्स पे फोकस कम है, कह रहे हैं कि सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपीरियंस करवा के पढ़ो। अंडर एम्फेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आइडियलिज्म ने जितना दिया है नहीं ऐसा नहीं है, नेचुरलिज्म ने दिया है लेकिन थोड़ा
अंडर एम्फेसिस है। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू साइंस सब्जेक्ट, बिल्कुल ये तो कह रहे हैं कि नेचर को समझने में जो हेल्प कर रहा है वो साइंस सब्जेक्ट ही मेनली। करिकुलम इन्होंने बड़ा बड़ा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है, तो भी हो जाता है। और अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द चेक, फ्रीडम दो पर विद रेस्ट्रिक्शन, ये तो कहते ही नहीं रेस्ट्रिक्शन कह रहे हैं, दे दो फ्रीडम, ठीक है, जो करना है वो करेंगे। फिजिकल एजुकेशन इसमें भी तो था, थोड़ा सा कम है, आइडियलिज्म वाले ज्यादा देते हैं, इसलिए अंडर एम्फेसिस बोला है, ये नहीं बोला है कि नहीं दे रहे, पर कंपैरिजन जब आप करोगे आइडियलिज्म से तो थोड़ा कम, ठीक है। अनअपीलिंग प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हाथ जला के सिखाना क्यों जरूरी है, पहले ही बता दो ना, तो वो थोड़ा सा अनअपीलिंग हो जाता है सिचुएशन की, भाई उसको नुकसान पहुंचा के, हाँ पहुंचा के बच्चे को क्यों सिखाना है, पहले ही सिखा दीजिए, क्यों कैंडल है बेटा जल जाएगा मत जाओ, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में थोड़ा सा आप वो भी लिखिएगा एंड में। अब देखो ये है थोड़ा सा मतलब इम्प्रैक्टिकल आप कह सकते हो, थोड़ी सी फिलॉसफी ये है जहाँ पे हम जल रहा है जलने दो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है जो नेचुरलिज्म से आता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। ऑल्दो है इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स है, होते हुए भी जो एक मेन चीज है आज एजुकेशन सिस्टम में एप्लीकेबल है, वो मेन चीज है वो यहीं से आ रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि आइडियलिज्म नहीं बात करता चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, पर नेचुरलिज्म बात करता है। मैम दोनों मैथड में से कौन सा मैथड ज्यादा अच्छा होता है? मैंने बोला ना आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। देख आप कोई भी फिलॉसफी आप 100% फॉलो कर ही नहीं सकते हो, नेचुरलिज्म भी कोई आप 100% फॉलो नहीं कर सकते हो, 1% भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा, क्यों, फ्रीडम दो बच्चे को, लेकिन फ्रीडम दो, लेकिन आप क्या करो उसमें अपने वो डालो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है ना, ऐसा करना, 100% नहीं देना। आइडियलिज्म तो कह रहा है कि डिसिप्लिन करो, सेल्फ इंपोज करो, उसको सिखाओ, लेकिन उसमें फ्रीडम की बात बहुत कम है, इसमें फ्रीडम की बात ज्यादा है, तो आप एक बैलेंस बना लो ना, फ्रीडम दो विद रेस्ट्रिक्शन, इस तरीके से, ठीक है। कोई भी फिलॉसफी 100% तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, नाउ थर्ड फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म दूसरा कंसीडर करेंगे सर, दिखा रहे क्या 10%, एक बार बोल दो सर को चेतन, एक बार बोल दो चेतन सर को 10% दिखा रहे हैं, किसी को भी बोल के आ जाओ एक बार, अरे चले जाओ, सब क्या ऐसे तो लेजी हो रहे हैं, ये देखो ये 10% है चार्ज, बस खत्म होने वाला है, एक बार सबको बता दीजिए। मैम नहीं बोल रहा ओके क्लास लिसन, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रयोजनवाद। लिसन क्लास, पढ़ना है कि जाऊं, खाली बातें बातें, 2 मिनट ब्रेक, चुगली सेशन। नहीं अभी नहीं चुगली सेशन, पहले पढ़ लो फिर करना है, हाँ ठीक है। प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजन, बहुत सारा सिलेबस में पता ही चल जाएगा, पहला ही पेपर चल रहा है, बहुत सारे पेपर है ना, निकल के बातें करो जितनी करनी है, हो जाएगा इस बार टीचिंग सब्जेक्ट रहते थे, फिर बाकी तो हो रहते थे ना, टीचिंग सब्जेक्ट लगाए थे, डर लग रहा था। नहीं हो जाएगा मैम इन लोगों का पेपर नहीं पड़ेगा ना, पहले तो हो जाएगा, इन लोग हमारा पहले ही हो गया था, हमारा पहले ही पड़ेगा, हमारे चक्कर में हमने भी ऐसे किसी में पढ़ा था। अच्छा ठीक है। प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रयोजनवाद। अब आप देखिए आपकी बुक में मिल गया सबको प्रयोजनवाद, कौन सा है हिंदी में 137, इंग्लिश में है 92, 137 पेज नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड। अब देख लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंग्लिश 92, हिंदी 137,
इंग्लिश में बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं प्रयोजनवाद। थर्ड फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी में टू फिलॉसफीज वी हैव डन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, दिस इज द थर्ड वन, प्रैग्मेटिज्म। थर्ड वन, थर्ड फिलॉसफी ऑफ योर सिलेबस, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। मैम इसका कोई वो नहीं है समझ? जॉन डेवी, जॉन डेवी ने दिया है, अमेरिका के फिलोसोफर है जॉन डेवी। इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जिनका नाम दिया जाए मतलब इसमें लिखने के लिए, ठीक है। जॉन डेवी है मेन जिन्होंने ये दिया है, फिलोसफी दी है प्रैग्मेटिज्म की, जॉन डेवी। उन्होंने तो डेफिनेशन दी है ना, बताइए। मेन जो प्रपोज जिन्होंने किया है फिलोसफी, जॉन डेवी है अमेरिका के। इन्होंने प्रपोज किया है, मेन जिन्होंने प्रपोज किया जिनकी फिलोसफी है जॉन डेवी, और बहुत बड़े सपोर्टर हैं प्रपोजल। तो इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है, वैल्यूज वो नहीं होती है कि जो कल सच है आज सच होगा, जरूरी नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज बदलती रहती है, वो जो नेचुरलिज्म कह रहे हैं, ठीक है। तो वही प्रैग्मेटिज्म कह रहा है, पर नेचुरलिज्म हर चीज को नेचर से कनेक्ट करके देखता है ना, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल बात करता है। प्रैक्टिकली जो ठीक है वो कर लो, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है वो कर लो, तो ये बारे में बात करता है प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है, मतलब ह्यूमन अपनी खुशी के लिए, सैटिस्फैक्शन के लिए जो ठीक लग रहा है वो करिए, जो प्रैक्टिकली ठीक लग रहा है वो करिए, ठीक है। सही है, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? बैलेंस। मैं तो प्रैग्मेटिज्म मतलब ही नहीं, जो अच्छा जो सही है, मेरा मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला हो ही नहीं सकता है कि हाँ कि मेरा काम बन रहा है और दूसरा मेरी वजह से कुछ मतलब उसको हार्म हो गया या उसकी जॉब इस लेवल पे चली गई, भाई जो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा रही है। बट मैम मान लो देखो चल रहा है, लेकिन उसमें भी दो चार अच्छे लोग हैं ना, जो दुनिया टिकी हुई है, तो सब खत्म ही हो जाती, तो करो पर एक बैलेंस में। मैम मान लो बैलेंस में क्या सिचुएशन आता है कि आपको अपने ही सेल्फ आगे रखना है, तो देखना पड़ेगा ना सामने वाले का क्या है। खुद को तो प्रायोरिटाइज करेगी ना अपनी मेंटल स्टेट में। मैम ने बोला ना कि मेरा ऐसा सीन नहीं है। नहीं ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपकी वजह से कुछ ड्रास्टिक मेजर कुछ हो रहा है, तो मैं अपने आप को पीछे करना पसंद करूंगी। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ प्रोफेशनल कुछ है, पर्सनल कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप करिए अपने आप को प्रायोरिटाइज। तो वो सही गलत जो हमने मॉरल एजुकेशन पढ़ा था वो वहां पे अप्लाई होगा कि सिचुएशन वाइज आपको देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नहीं
चेक करना। Am I audible to all of you? Please confirm. Yes, ma'am. Okay. We are discussing the third Western philosophy. मैम डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी। तो मुझे रखा है इसका मेटाफिजिक्स दे रखा है ना, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। करना तो सब में ही, अब इंग्लिश का नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं कि आप नहीं लिखोगे, लिखोगे। ये तीनों ब्रांचेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको लिखना ही है। प्रॉपर फिलॉसफी क्लास, फिलॉसफी को लिखने का तरीका ही यही है। आपको पहले तीनों ब्रांचेस बतानी पड़ेंगी कि वो क्या सोच रहा है, नॉलेज कैसे मिलती है, कितने वर्ड की बात कर रहा है और वैल्यूज के बारे में क्या कह रहा है। उसके बाद ही हम जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, टीचर क्या है, वो सब बात की बात है। ये आपको लिखना है। तो इंग्लिश वाली में इस बार प्रैग्मेटिज्म में नहीं दे रखा है, तो हिंदी में से लिख लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, नहीं तो नेट से। लिखना तो है, इतना आप मान के चलो, छोड़ना नहीं है कि मेरी बुक में नहीं तो मैंने छोड़ दिया, नहीं। मैम ये नाम क्या लिखा है आपने? क्या कह रहे हो? नाम क्या लिखा है आपने? जॉन के बाद क्या लिखा है? जॉन डेवी, डेवी अमेरिकन है फिलोसोफर, जॉन डेवी। ये रखा है ना आपको। एक बार हिंदी की बुक दे दो लो। छोटे हो गए। मेटाफिजिक्स है क्या वैसे? ये वर्ल्ड की बात करते हैं, कितने वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को आप मान रहे हो, कितने वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को आप मान रहे हो, ठीक है। कितने वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को? आइडियलिज्म 2 वर्ल्ड मानता है, नेचुरलिज्म एक ही मानता है और प्रैग्मेटिज्म भी एक ही वर्ल्ड मानता है। जिसमें आप जी रहे हो यही वर्ल्ड है और कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, वन वर्ल्ड। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, प्रैग्मेटिक फिलॉसफी जो भी फॉलो करता है, दे बिलीव इन ओनली वन वर्ल्ड, जिसमें हम जी रहे हैं। इसमें नहीं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग नर्क मिलेगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिससे आपको सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यही लाइफ है, यही फिजिकल दुनिया है, जो जी रहे हैं वो एक ही लाइफ, ठीक है। एक ही वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं मेटाफिजिक्स में, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। किसी और वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को ये नहीं मानते, ना आत्मा परमात्मा इन सब चीजों को ये नहीं मानते, ठीक है। तो ठीक है, एक ही फिजिकल वर्ल्ड को मानते हैं जो ये है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये मैम गॉड को मानते ही नहीं है, नहीं मानते। और नेचुरल में कम मानते थे ना। नेचुरल में कोई एक आधा फिलॉसफर मिलेगा जो थोड़ा बहुत आपको मानेगा, लेकिन आप ना ही लिखो आप। ओवरऑल जब नेचुरलिज्म लिखेंगे तो वो गॉड को नहीं मानते। आइडियलिज्म वाले मानते हैं, नेचुरलिज्म नहीं मानता। नेचुरलिज्म नेचर को ही क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग मानता है, ठीक है। नॉलेज, ठीक है। नॉलेज इन्होंने बोला प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो नॉलेज आपके काम में आए वही नॉलेज आपकी फायदे की है। मतलब कोई कोर्स अगर आप कर रहे हो और उसके बाद आपको एक जॉब मिलनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और नॉलेज में ये ट्रूथ की नॉलेज को ऐसा बोलते हैं कि ट्रूथ चेंज होता रहता है सिचुएशन वाइज, तो फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहा है ना। प्रैक्टिकल आज मेरे लिए सच है, कल झूठ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रूथ को इन्होंने बोला ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और किसकी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। अगर आपने इतना पैसा लगाया, कोई कोर्स किया, तो उसके बाद आपको जॉब मिलनी चाहिए, तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ये कह रही है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। कह रहे हैं कि सिंपल डिग्री लेके आप क्या करोगे जब उसके बाद तो उसका कोई यूज ही नहीं। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी फाइनली ये कह रही है कि वो काम करो जो आपके फायदे की हो, ठीक है। कुछ कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होना चाहिए उस चीज का। प्रैक्टिकल एजुकेशन। वैल्यूज, आप बताओ वैल्यूज के क्या कह रहा होगा ये वैल्यूज में मानता नहीं है, ठीक है। प्रैग्मेटिक वैल्यूज में नहीं मानता, ठीक है। ये कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं बनाते, ना एथिक्स बनाते हैं, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सको, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज की बात नहीं करता कि आपके उसूल और आदर्श इतने बड़े हैं कि आप किसी ढलते सिचुएशन में नहीं ढल पा रहे हो, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, फिर आप पीछे छूट जाओगे। सोशल स्किल्स डेवलप करने की बात करता है। वैल्यूज में जाते हैं सोशल स्किल्स, मतलब आप जो जैसा है उसको उस तरीके से बात करो,
ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, सोशल स्किल, सोशल स्किल डेवलपमेंट की बात करता है वैल्यूज में, बोले कि ये ज्यादा जरूरी है, सोशल स्किल डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। लीजिए, तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी कहती है जो हमारे हिसाब से सुंदर है, अच्छा है, वही अच्छा है। कोई दूसरा कह रहा है बुरा है, सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तो ठीक है। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ये कहती है। ये तीनों ब्रांचेस इंग्लिश में नहीं है, लिसन स्टूडेंट्स, तीनों ब्रांचेस इंग्लिश में अलग अलग से नहीं मेंशन है, तो आपको ऐसे लिखना है। मेटाफिजिक्स में ये वन वर्ड में बिलीव करता है, नॉलेज और प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करता है, वैल्यूज में ट्रूथ को इसने नहीं बोला कि वैल्यूज पे हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन वाइज जैसे होता है वो आप करिए बिल्कुल। और सोशल स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। हाँ, इतने स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद आप आइए। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? है इंग्लिश में भी है। प्रैक्टिकल करके देखो जो भी आएगा, फिक्स विश्वास नहीं है। सोशल स्किल डेवलपमेंट बोलती है ना, तो ये भी एम ऑफ एजुकेशन होगा कि एजुकेशन के थ्रू आप बच्चों को थोड़ा सोशल बनाइए, सोशल स्किल डेवलप कर सके, लोगों के साथ घुल मिल सके। ठीक है, एक ये होना चाहिए, और दूसरा जो भी सिखा रहे हैं वो बेनिफिशियल होना चाहिए, जो पढ़ रहा है बच्चा स्कूल में आगे चल के काम आए ऐसी चीजें सिखाओ। और इसमें भी चेंज की बात करेंगे। हाँ, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट का अडॉप्ट कर सके वो स्किल आप सिखाओ बच्चों को। ठीक है, चेंजिंग टाइम के साथ लाइफ बदलती रहती है, आपके वैल्यूज भी चेंज होते रहते हैं, चेंजिंग वैल्यूज की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जो चीज एक बच्चे के लिए सही है वो हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, तो आपको ये नहीं कि यही सही है, यही सही तरीका है तो मैं सबके लिए एक ही तरीका यूज कर लूं, नहीं। बोले आज इसके लिए सही है, उसके लिए सही हो सकता है ना हो, सिचुएशन वाइज ना हो, बच्चे के सर्कमस्टेंसेस वाइज ना हो, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो चीजें फिक्स हो सके फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अब ये मतलब रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि यही सबके साथ एप्लीकेबल होगा, ऐसा ही मैं मान के चलूंगी, ऐसा नहीं करिए। ठीक है, तो ये कहता है एम ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। न्यू वैल्यूज क्रिएट करना, मतलब चेंजिंग वैल्यूज जो हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज फॉर हिमसेल्फ, जो एजुकेशन आप दोगे उसके वजह से वैल्यूज वो अपने लिए खुद बना लेगा। आप एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करो, आप वैल्यूज के पीछे मत भागो। ठीक है, आप अच्छी चीजें सिखाओगे तो अच्छी वैल्यूज रखेगा, कहने का ये मतलब है कि तुम्हें जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं। करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम बोला आप सब्जेक्ट जो भी इंक्लूड करोगे, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आपके काम आना चाहिए। ठीक है, करिकुलम में कह रहा है कि जो भी आप सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हो वो यूटिलिटी काम है। जैसे आप बच्चे बोल देते हैं ना 10th के साइन का कॉस का कहां काम आ रहा है, बाद में वो आर्किटेक्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है एंगल्स की और डायग्राम्स की। हाँ, लेकिन बोले तो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो वो सब लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, पिछली बार भी हमने बात करी थी, वो सभी डेवलप करिए आप बच्चों में, वो सभी जरूरी है। सोशल स्किल्स जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट स्पीकर होना जरूरी है। ठीक है ना, बहुत सी चीजें आगे आगे चल के चाहे आप कोई भी जॉब करो, साइंटिस्ट बनो या किसी ऑफिस में मैनेजर बनो, वो कम्युनिकेशन स्किल तो सबके लिए जरूरी है। साइंटिस्ट भी अपना प्रोजेक्ट समझाएंगे अपने बाकी जूनियर साइंटिस्ट को, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कैसे समझेंगे, या मैनेजर अपना प्रोजेक्ट ही समझाएगा तो कैसे समझेंगे। तो बेसिक क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू टॉक। ठीक है, आप बोलिए, सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप सुनिए, समझिए, फिर आंसर करिए। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है ना, वो सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं सुनते, आंसर करने के लिए सुनते हैं। इतनी इरिटेशन होती है ना ऐसे लोगों से बात करके, फिर लगता है रहने दो, हाँ तुम रहने दो। सही में वैसे ही होता है, सुनते नहीं है वो, इसलिए सुन रहे हैं कि दे हैव टू गिव सम आंसर्स टू यू। इसलिए नहीं सुनेंगे, सामने में क्या बोल रहे, सुने समझे तो कि बोल क्या रहा है, ये नहीं होता है, फिर बहुत इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से बात करने में। ठीक है, तो करिकुलम में पहला पॉइंट है यूटिलिटी। ठीक है, करिकुलम ऐसा हो जो यूटिलाइज हो, आपके काम आए। ठीक है, सेकंड है इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। यूटिलिटी में लैंग्वेज पढ़ाना जरूरी है, फिजिकल वेलबींग, अपने आप को हेल्थ हाइजीन फिट कैसे रखना है, ये सब चीजें जरूरी है। ज्योग्राफी साइंस जरूरी है, अपने जहां आप रह रहे हैं उसकी ज्योग्राफी सब कुछ पता होना चाहिए, साइंस जरूरी है। एग्रीकल्चर, होम साइंस,
ठीक है, ये सब जरूरी है। होम साइंस फॉर गर्ल्स बोला है, जरूरी है। ठीक है, इंटरेस्ट में छोटे बच्चों का इंटरेस्ट किसमें रहता है? रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क उनको अच्छा लगता है, नेचुरल साइंस और अदर प्रैक्टिकल वर्क। एक्सपीरियंस में मतलब जो भी आप सिखा रहे हो करिकुलम वो एक्सपीरियंस करके सीखे बच्चा। ठीक है, करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो कोशिश करो बच्चा अपने आप एक्सपीरियंस करके सीखे। इंटीग्रेशन, एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक करके पढ़ाना। अब एक मैं टॉपिक देती हूँ, तुम बताना, यानी कि 2020 का टॉपिक है, आगे चल के आप टीचर बनोगे। एक लीफ मुझे पढ़ाना है, ठीक है, लीफ मेरा टॉपिक है लीफ। इसको आप किस किस सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हो बताओ मुझे। केमिस्ट्री में और बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट भी सोचो, साइंस को छोड़ के, और आर्ट्स के सब्जेक्ट सोचो। ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज ट्री के लीफ का स्ट्रक्चर, शेप, और हाँ हिस्ट्री में भी लीफ पे जो हाँ लिखे जाते थे उससे रिलेट हो गया। आर्ट एंड क्राफ्ट से लिंक करो, लीफ प्रिंट्स बनाते छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैथ में एरिया निकालना। हाँ बिल्कुल सिखा सकते, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, मैथ में एरिया निकालना सीख लेंगे। ठीक है, ये छोटे बच्चों को सिखाओ, 4-5 लीफ लेके काउंटिंग सिखा देंगे, काउंटिंग सिखा देंगे। तो एनईपी 2020 आप आगे चल के टीचर बनोगे, सेमिनार अटेंड करोगे, ट्रेनिंग करोगे, जो भी करोगे, ठीक है, तो उसमें ये चीज होती है कि आप एक टॉपिक को कैसे वेरियस सब्जेक्ट्स में लिंक कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। टॉपिक एक ही है, लीफ है, उसमें आप केमिस्ट्री, ठीक है, क्या क्या केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं, बायोलॉजी में कैसे उसका खाना बनता है, क्यों उसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में कैसे लीव्स में लिखा जाता था पुराने जमाने में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो हर चीज को हमने लिंक कर दिया एक टॉपिक को। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे जब लेसन प्लान वगैरह बनाओगे ना आगे चल के एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत जरूरी एक टॉपिक रहेगा इंटीग्रेट करना, ठीक है। एक टॉपिक में आप कितने सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। और प्रैग्मेटिज्म भी कहता है, देखो लिसन, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो ना उसको एक्टिविटी से लिंक करो, इंटीग्रेट करो, उससे वैसे करके आप पढ़ो। और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हो वो भी इंटरलिंक्ड होना चाहिए। लिसन देखो, कभी कभी इंग्लिश में जो लेसन पढ़ाते हैं, लिटरेचर वाले सेक्शन में चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें बैक में देखना वो चैप्टर ना पर्टिकुलरली वर्ब के बारे में ज्यादा फोकस एम्फेसिस किया हुआ रहता है। तो ग्रामर में अगर आप पढ़ा रहे हो एज ए इंग्लिश टीचर, तो आप वर्ब वाला टॉपिक ग्रामर में ले लो और लिटरेचर में ये वाला चैप्टर ले लो, ठीक है, और दोनों को लिंक करके पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर बच्चों की बुक्स देखोगे ना, चैप्टर रहता है और पीछे उसमें दिया हुआ रहता है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, या जो भी एम्फेसिस है नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत सारे पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर का टॉपिक रहता है आजकल इंटीग्रेटेड। तो आप ग्रामर में भी वही टॉपिक लोगे और यहाँ भी वही टॉपिक साथ में कराओगे तो ज्यादा इजी रहेगा बच्चों को समझने के लिए, रादर देन कि पहले कैसे चलता था, लेसन अपने सीक्वेंस में चल रहा है, ग्रामर अपने सीक्वेंस में चल रहा है, यहाँ एडजेक्टिव चल रहा है। आजकल पहले इंटीग्रेटेड नहीं होता था, पहले लेसन के नाम पे खाली लेसन समझा देते थे, क्वेश्चन आंसर करा देते थे, उसमें ग्रामर को कहीं लिंक नहीं किया जाता था, ग्रामर अलग से चल रहा होता था। हमारे टाइम में कोई ऐसे लिंकिंग वाला सिस्टम नहीं था, लेसन वाइज चल रहा है, टीचर ने क्वेश्चन आंसर करवा दिया, हमने याद किया ग्रामर में, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ऐसा होता था। पर आजकल ना लिटरेचर में भी ग्रामर वो इंटीग्रेट किया हुआ रहता है, ठीक है, पीछे दिया हुआ रहता है बच्चों के उसमें पीछे ग्रामर का पोर्शन। तो अच्छा है कि आप वो सब्जेक्ट में जिस टॉपिक का ग्रामर वो डिस्कस कर रहा है बैक एक्सरसाइज में, तो उधर ग्रामर में भी आप वही टॉपिक लेके चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आजकल बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आंसर रहता है नहीं, अभी प्राइवेट पब्लिकेशंस जो आप प्राइवेट में रहता है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाओगे कहीं पढ़ाओगे लेसन प्लान बनाने को बोलता है तो आपको लिंक करके टॉपिक्स लेके चलने पड़ेंगे। ये साइंस का कोई टीचर लेसन प्लान बना रहा है या आपको बोला कि पूरे एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स या डिस्ट्रीब्यूट कर दो कौन से फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में, तो ऐसा नहीं कि सारे सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपने उसमें पढ़ा दिए, फोर्थ फिफ्थ ऐसा नहीं करना होता है। फिजिक्स का चैप्टर लो, बायोलॉजी का एक चैप्टर लो, एक केमिस्ट्री का लो, फिर ऐसे ही आप सारे उसके टर्म के लिए डिवाइड करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने फर्स्ट टर्म में ले लिया, इसमें पीटी2 में ले लिया या इसमें सेकंड टर्म में ले लिया, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। फिजिक्स से भी लो, केमिस्ट्री से भी लो और बायो से भी वैसे होता है,
ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए? जो ट्राई करते हैं आज एक्जिस्टेंशियलिज्म पे वेस्टर्न खत्म कर दें। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल की बात करता है ना, प्रैक्टिकल तो लर्निंग बाय डूइंग, जो भी आप पढ़ा रहे हो ट्राई करो बच्चा करके खुद देखे, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करो जितना मैक्सिमम हो सकता है। प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हो कोशिश करो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सब प्रोजेक्ट करने को दो बच्चों को। प्रैग्मेटिज्म एंड द टीचर, टीचर्स में फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल आइडियलिज्म की बात नहीं करेंगे, आइडियल टीचर होगा तो फ्रेंड के जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, सारी बातें खुल के कर सकता है, लेकिन आइडियलिज्म वाले में टीचर का स्थान बहुत ऊपर है, ठीक है। उसमें बच्चों से इतना फ्रेंडली डील नहीं होती है, जो पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट है। आजकल आप जाओगे बड़ी क्लास में पढ़ाने, फ्रेंडली नहीं रहोगे, तुम्हारी 4 छुट्टियां उधर लगा देंगे, जॉब अगले दिन खत्म, ठीक है। बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना पड़ता है, तो 2 चीजें तुम्हें बताएंगे भी, फ्रेंडली नहीं रहोगे तो सब। लेकिन वो बॉर्डर जो बोलते हैं लाइन ऑफ रेस्पेक्ट वाली बॉर्डर को ड्रॉ करना जरूरी है, फिर तुम्हें कुछ समझेंगे नहीं। तो दोनों चीजों का बैलेंस को आना चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे टीजीटी बनोगे तो बड़े बच्चों को पढ़ाओगे तो उस हिसाब से पता होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, टीचर फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होगा, गाइड करेगा उस तरीके से, ठीक है। आगे डिसिप्लिन में क्या कह रहे हैं? सोशल डिसिप्लिन की बात करता है, ठीक है। ऐसा काम करो कि मतलब जिससे आपकी वजह से दूसरे को हार्म ना पहुंचे। सोशल डिसिप्लिन सोसाइटी में, जैसे आप जा रहे हो मेट्रो में जा रहे हो, आप बैठे हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो सोशल डिसिप्लिन में ये कह रहा है कि आप डिसिप्लिन रहना हो तो उनको नुकसान ना पहुंचे। जब तक आप बैठे हो ठीक है, जब खाली है तो बैठो, प्रैक्टिकली की बात कर रहा है। लेकिन जब आप देख रहे हो कोई ऐसा इंसान आ गया और ये सीट उनके लिए है तो आप खड़े हो जाओ। सोशल डिसिप्लिन की बात करता है। एनफोर्स डिसिप्लिन की बात ये भी नहीं करता कि जबरदस्ती सिखाना नहीं है, पर सोशल डिसिप्लिन जहां मेंटेन हो जाए, ऐसी चीजें उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? जैसे अब उसको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या करके जाए आराम से, मतलब सबके पास इतना थोड़ी होता है कि आप करके चले जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, ठीक है ना। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो बस पैसे, सबके पास इतना पैसा है कि कहीं भी किसी भी डिस्टेंस में टैप करके चले गए। नहीं, सबका ऐसा नहीं होता ना, उनके पास क्या सिचुएशन है, पैसे है नहीं है, बहुत चीजें होती है। जबरदस्ती वाली चीज हो जाती है, मतलब जैसे कि बस में ट्रैवल कर रहे हो, जो सीट होती है, अब मेल की जैसे कि वहाँ फीमेल नहीं लिखा होता है, स्टिल वो मेल को उठा देती है, वो गलत बात है। वो चीज इफ यू आर नॉर्मल, ठीक है, आपको कोई अगर इश्यू नहीं है, आप बीमार नहीं हो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, तो वैसी कुछ लेडीज होती तो देते, बॉयज भी ना दे सीट, क्यों क्या दिक्कत है? बीमार नहीं हो, आपको तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो तो आप खड़े रहो जैसे बॉय खड़ा है, बस। कोई दिक्कत है, जेन्युइन है, तो फिर तो आपको खुद ही ऑफर कर देना चाहिए। इतनी ह्यूमैनिटी है, इतने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। आपको आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, और क्या करना है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए सोशल इंस्टीट्यूशन, जहां बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिले कि जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो सोसाइटी में उसको कैसे डील करना है। जैसे हम सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं ना प्रैग्मेटिज्म में, तो ये बात है कि सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह हो, जहां वो सब कुछ सीख के निकले, ठीक है। सोशल रोड पे चलने के लिए क्या, आजकल देखो, आजकल पढ़ाई सारी ऐसी हो गई है, ठीक है। रोड पे चलना है तो लेफ्ट पे चलना है, सिग्नल ये हो तो बच्चों को प्ले स्कूल में ही सिखा रहे हैं कि ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है, क्योंकि ऐसी चीजें सिखाई जा रही है जो आपको स्कूल से निकलने के बाद बाहर काम आएगी, आपको पता रहे, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म ने तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है एजुकेशन की फील्ड में, पूरा इसको मतलब वो कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। एक बहुत ही रिवॉल्यूशन वाला आइडिया है इसका कि जो जरूरी है वो पढ़ाओ, है ना। यूटिलिटी की बात करता है, इंटीग्रेशन की बात करता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक न्यू डायरेक्शन दिया है एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म ने,
समझ में आया आपको? ये प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, यूटिलिटी की बात करता है कि वो पढ़ाया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों को आगे चल के काम आएगा, सोसाइटी में एडजस्ट करने में हेल्प होगा। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, वैल्यूज में इतना नहीं फंसता ये। ठीक है, ये बोलता है वैल्यूज देखी जाएगी, या पढ़ा तो अच्छी बात है, सिखा दो, वो लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ वो डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो इतना हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट फिलॉसफी रह गई है एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो इतना आता नहीं है पर कभी पूछा भी है बीच बीच में तो फिर करना। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे तो ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आया हुआ है, एक दो बार कम आया हुआ है, पर पता नहीं था, क्या पता आपके टाइम में आ जाए। अंतरक्रिया वाला जो था, जो बोक वाला आरटी आया था, जो भी था आरटी आया था, और पढ़ के हमें हमारी आरटी कौन नहीं पढ़ के गया था? अभी आउट क्लास से 10 बार बोला आरटी पढ़ने के, कौन आरटी पढ़ के नहीं गया? उसके बदले वो आया ना, क्वेश्चन ही नहीं आया था आरटी का। नहीं आया ना? कौन सा आया? एक काम करना, इधर ले आना पेपर, देखो जरा हमारे को आए थे जो आपने लिया, मेरे पास ले आना, देखना है मुझे, ठीक है ना? ले आना प्रोग्राम वाले, देखा नहीं तो मैम ने लिख दिया था, बस देखा तो उसका ध्यान नहीं, ले आना प्रोग्राम वाला और ये वाला भी ले आना, ले आना एक बार। अब लिसन, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्लास लिसन, ले आना पेपर वाले, ठीक है? आरटी के बदले आरटीआई, इन्फॉर्मेशन आरटीआई वही तो कह रही हूँ, आरटीआई उसके बस में था हमारे यहाँ नहीं, एमडी वाले हमारे नहीं लिया, नहीं पर देखो क्लास एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज होना शुरू हो गया था, वेपन्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मशीन्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया था। तो उस टाइम पे ये फिलॉसफी आई थी कि मशीन्स कितने भी आ जाएंगी, ह्यूमन की अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि बहुतों की जॉब चली गई थी, बहुत लोग मतलब कैसा बिल्कुल वो हो गए थे, विदाउट जॉब, हेल्पलेस फील कर रहे थे। ठीक है, अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे सोचने तक मजबूर हो गए थे, तब ये फिलॉसफी आई थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, ये फिलॉसफी तब आई थी और ये बहुत ही न्यू टाइप की फिलॉसफी जो हम कह रहे हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई है। कार्ल जैस्पर ये सब है, कुछ नाम है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सोरेन कीरगार्ड है, ये सारे। तो मेन assumptions देखो, क्या क्या प्रिंसिपल्स कह लो, assumptions कह लो एग्जिस्टेंशियलिज्म के। मैन एग्जिस्टेंस, इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए ना अपनी एग्जिस्टेंस का रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेल्फ नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया ये बोल के कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उसी को मान लो, ऐसा नहीं है कि जब तक नीड्स उन्होंने रखी है तो अपने आप को डाउन मत करो उस चीज के लिए। तो सेल्फ नॉलेज होना जरूरी है। फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, अपनी वैल्यूज क्रिएट करो, फ्रीडम के साथ रहो और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी साथ में फॉलो करना है। मैन इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, ऐसा नहीं सबको सब कुछ आता होगा जरूरी नहीं, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, लो फील करने की जरूरत नहीं है कि उसको इतना आता है मुझे नहीं आता, उसके कंपैरेटिव में मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो मैन इज नॉट कंप्लीट, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको आती होगी उनको नहीं आती होगी। ठीक है, मतलब कहने का है कि ह्यूमन बीइंग अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को इम्पोर्टेंट फील करो, आपकी भी एग्जिस्टेंस है। हाँ ठीक है, तो इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है आपको। नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कॉन्सेप्ट। मान लो किसी का कॉन्सेप्ट अगर है, ठीक है, कि ये काम कर सकता है तो ये मेरे लिए काम का आदमी है तो उसको अच्छा ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है ना उसके आइडिया में आपको फिट होना है, जाके आप अपनी कुछ नई चीजें क्रिएट करो जहां आपका इंटरेस्ट हो, आप कुछ अलग करो। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? इनर ट्रूथ को जानना, अपने आप को जानना, ताकि कोई दूसरा आपको, ठीक है, इंफीरियर फील ना करवा सके, बुरा फील ना करवा सके। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। मेटाफिजिक्स क्या होगी?
मेटाफिजिक्स इसी वर्ड को मानते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग को सुपीरियर रखा है ना, मेटाफिजिक्स इसमें यही है, ठीक है। नॉलेज के बारे में बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल और सेल्फ नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और वैल्यूज होते हैं वो आप क्रिएट करोगे अपने आप एक्सपीरियंस के थ्रू। नहीं दे रखी तो वैल्यू यही होगी क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है ना, तो वैल्यू आप एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप बनाओगे, ठीक है। ये लास्ट वाले की जैसे लास्ट प्रैग्मेटिज्म वाले की तरह सेम होगी वैल्यूज, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन को सेंटर में रखना है ना, फोकस करना है ना, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। करिकुलम में जो, ठीक है, रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाए, साइंस, ठीक है। साइंस के एजुकेशन में उन्होंने बोला कि पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जान सके, लेकिन साइंस एजुकेशन को इन्होंने इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्यों नहीं दी? इन्होंने बोला साइंस इंसान को खुश रखने में, सेल्फ को जानने में तो कोई हेल्प नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम साइंस को इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि साइंस की बदौलत ही तो इतनी सारी फैक्ट्रीज आई थी, मशीन आई थी, जहाँ ह्यूमन ने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी, ऐसा लग रहा था। तो साइंस को इतना प्रमोट क्यों करेंगे? ऐसी फिलॉसफी जो रखता है, कहता ठीक है पढ़ो, पर साइंस आपको सेल्फ रियलाइजेशन और बाकी चीजों में इतना हेल्प नहीं करेगा, तो पढ़ो पर इतना भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज को इंक्लूड करने को बोला, एथिक्स को, वैल्यूज को, ठीक है, ये सारे, रिलीजन को, जिससे आपको सुकून मिले, ठीक है, शांति मिले, अपने आप को आप जान सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें। टीचर, ठीक है, टीचर ऐसा होना चाहिए जो फ्रेंड हो, फिलोसफर हो, ठीक है, वही चीज आ जाएगी इसमें। सेल्फ रियलाइजेशन करवा सके स्टूडेंट को, उसकी सेल्फ जो एबिलिटीज है उसको बताए, उसको कि उसके क्या एबिलिटीज है उसको उभर के ला सके, उसको बता सके बच्चे को, उसमें हेल्प कर सके सेल्फ रियलाइजेशन। डेवलप हिमसेल्फ, ठीक है, मोरल एजुकेशन में फॉलो करता है, लेकिन कह रहा है कि वैल्यू कैसे सीखेगा? थ्रू आउट एक्सपीरियंस वो वैल्यू सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को जानने के लिए रिलीजियस एजुकेशन चाहिए, ठीक है, थोड़ा सीखने को बोला है। सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेगा मोरल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आ जाता है आपका मेरिट एंड डिमेरिट। तो मेरिट में क्या है? टोटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, मोरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रिलीजियस, तो ये सारे कैसे सब्जेक्ट है? सब्जेक्टिव है। साइंस होता है ऑब्जेक्टिव, जो सच है वो सच है, ठीक है। तो और इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख रहे हैं, तो ये मेरिट में आ जाता है। और डिमेरिट में आ जाएगा वन साइडेड है, खाली ह्यूमन 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 की बात हो रही है, साइंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो वन साइडेड है टोटली, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेस के लिए आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी, आप इतना इग्नोर करके चल ही नहीं सकते। एक्सक्लूसिव, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है ह्यूमैनिटीज। साइंस को तो पूरा इग्नोर कर दी, क्योंकि फिलॉसफी निकली कहां से? देखो, सोचो तो समझ में आएगा, क्योंकि साइंस में मशीन्स बन गई, ह्यूमन के एक्सटेंस खत्म हो रहे, तो इसलिए ये फिलॉसफी आई ही इसलिए है। तो ऑब्वियस बात है साइंस को नेगलेक्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो गया, ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा, डिमेरिट में आ जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन को इतना फोकस किया एम ऑफ एजुकेशन में, जैसे और कोई एजुकेशन की एम है ही नहीं, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है, अपने आप को जानना, और भी तो चीजें हैं, ठीक है। तो उसको ये नेगलेक्ट कर रहे हैं। और इन्होंने जो मेथड ऑफ टीचिंग बताई, ठीक है, वो मोरल और रिलीजियस एजुकेशन में तो ठीक है, पर बाकी पढ़ाने में दिक्कत आएगी अगर और कोई सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। तो ये है सारी चीजें, ठीक है। पर ये एजुकेशन की फील्ड में ना इतनी सेटिस्फैक्टरी कोई व्यूज देता नहीं है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी, हाँ कुछ चीजें हैं पॉइंट आप जो आप कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, एजुकेशन की फील्ड में इस फिलॉसफी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना आइडियलिज्म का है, नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म का है। कंपेयर करोगे तो इतना ये नहीं कुछ कहता है, ठीक है। उसके बाद ही देखिए इंग्लिश की बुक में गांधी ऑन एजुकेशन, टैगोर ऑन एजुकेशन, जो बातें मैं बोल रही थी, तो देखो इसमें क्या है, आइडियलिज्म तो पूरा आ जाएगा जब गांधी जी लिखोगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत पॉइंट जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, गांधी जी की बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, ठीक है, वो सब पॉइंट थोड़े बहुत आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐड करने पड़ेंगे। हम वो तो भूल गए। भूल गए तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है।
क्यों मदर टंग में पढ़ाने के लिए बोला था छोटी क्लासेस को, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बना के सेल करने के लिए, याद आ रहा है छोटी याद दिला लो। ठीक है, तो पढ़ाया था, आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। मेंटेन पर उसको इंक्लूड करना है इसके साथ। फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है आपने। प्लेटो के बारे में है तो प्लेटो के बारे में जब आप लिखोगे आइडियलिज्म लिखोगे, रूसो के बारे में जब लिखोगे तो नेचुरलिज्म लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एरिस्टोटल है वो प्लेटो के शिष्य थे। एरिस्टोटल साइंटिस्ट भी तो है, ठीक है। इतना जो एस्ट्रोलॉजी और इनके बारे में बहुत सारे उन्होंने है दिए हैं चीजें, तो वो भी आइडियलिज्म है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सारी फिलॉसफी समझ में आई? वेस्टर्न फिलॉसफी? यस मैम। ठीक है, गुड। नहीं, अभी 2 इंडियन फिलॉसफीज है, ठीक है ना। आज क्यों 349 ही तो हो रहा है। 10 मिनट तो है, 2 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ रहे हो मैम। चलिए, कुछ डाउट्स है या इसमें मैं कुछ चीजें पूछती हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट चारों फिलॉसफी समझ में आ गई। वेस्टर्न फिलॉसफी ओवर होती है यहाँ पे। 2 इंडियन फिलॉसफीज रह गई आपकी, सांख्या और वेदांता, ठीक है। सांख्या और वेदांता फिलॉसफी रह गई। आज आपने क्या क्या पढ़ा? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म। अब टीचिंग की सबसे बड़ी बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी अपनी रैशनल थिंकिंग होना, अपने व्यूज होना। तो आप मुझे एक एक करके आप बताना, आपको चारों फिलॉसफी में से सबसे अच्छी कौन सी लगी एंड व्हाई। मैंने आपसे बता दी। तो मैं तो आपको वैसे मत सोचो बैलेंस बना के, आपको सुनने में या नहीं लग रहा है कि ये फॉलो होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके हिसाब से आपको कौन सी अच्छी लगी, आप अपने व्यूज बताओ। आपकी थिंकिंग क्या है? आपको आइडियलिज्म सब एक साथ नहीं बोलेंगे, आप बताएंगे, रीजन बताइए। टीचर को नहीं मानते, चलिए आप के पास अभी तो दे रहा है वो। चलिए आप बताइए, आपको कौन सी फिलॉसफी अच्छी लगी? आइडियलिज्म में अच्छा लगे क्योंकि मतलब एक तो वो सपोर्टर है एक तरीके से, क्योंकि हम भी टीचिंग लाइन में टीचिंग लाइन तो हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे रेस्पेक्ट करें, बिल्कुल, है ना। ठीक है, आप बताइए। आप बताइए फिलॉसफी, which philosophy do you like the most and why? कुछ तो लगा होगा, मैंने इतना आपको बताया। नेचुरलिज्म फ्रीडम की बात कर रहा है ना, आइडियलिज्म कह रहा है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा है, एक्जिस्टेंशियलिज्म ह्यूमैनिटीज पढ़ो, ह्यूमन को इंपॉर्टेंस दो, आप अपना सेल्फ नॉलेज, तो ये सारी चीजें बताई। तो उसमें कौन सा आपको लगा कि नहीं ठीक है, ये फिलॉसफी अच्छी है, इसको फॉलो कर सकते हैं लाइफ में या वैसे भी एजुकेशन की फील्ड में? चलो आप बाद में आंसर करना। आप बताओ, आपको कौन सी फिलॉसफी अच्छी लगी? आपसे ही पूछ रही है। टीचर बनने के लिए ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपनी व्यूज रखना। बताइए, नेचुरलिज्म आपको अच्छी लगी? वाई? कोई बात नहीं, उनको वो अच्छी लगी। वाई? वाई क्यों अच्छी लगी? क्यों? मैम इन्होंने वो 5 सेंस के बारे में बोला था ना, सेंसेस से ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाने के लिए। बस एक पॉइंट अच्छा लगा, और कुछ? पढ़ना नहीं पड़ना। पढ़ना क्यों नहीं पढ़ रहा? समझना नहीं मैम, इसके बच्चे ना खुद से भी सोच सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आप बताइए, प्रकृतिवादी मुझे अच्छा लगा। नेचुरलिज्म अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि है ना, जो ट्रूथ यूनिवर्सल जो हो रहा है, बच्चों को देखकर वो भी सीख रहे हैं, जैसे कि सूरज डूब रहा है, हाँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो नेचर में जो हो रहा है, जैसे कि पेड़ को हम देखकर सिखा सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा पेड़ हाँ, जैसे नेचर से रिलेट करके बोला है ना पढ़ाने धीरे बड़ा होता है, फिर वो मतलब हमें अभी हम बुक में डायग्राम से समझा रहे हैं, हम लाइव समझा रहे हैं। वो लाइव समझाते हैं। ठीक है, गुड। आप बताइए, नेचुरलिज्म आपको क्यों अच्छा लगा?
बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है। आप जो कोर्स कर रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको जॉब मिलनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा है। बिल्कुल, आप बताइए, आप बताइए। नेचुरलिज्म वाइज बच्चे ना देख के ज्यादा सीख पाते हैं, अपने सेंसेस से सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक है गुड। आप बताइए। लास्ट वाला एग्जिस्टेंशियलिज्म क्यों? क्योंकि मैम जैसे ह्यूमन नेचर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, ह्यूमंस को ही दे रहे हैं, अल्टीमेटली उनको सेंटर में अगर मैं रखना। आपको समझ पा रही तो आप मेरे को भी तो समझोगे ना, और फिर क्या होगा एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर मैं अपनी बात कट टू कट उनको बता सकती हूँ, वो मेरे को ये एचआर बनेगी। कुछ भी बन जाओ मैं, बन जाओ आइडियलिज्म भी और ये वाला क्या बोलते हैं नेचुरलिज्म भी, क्योंकि अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग देखें तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करें, और आइडियोलॉजी हो जाएगा कि एक टीचर भी आपके पास नॉलेज है तो वो इतना दे और टीचर आइडियल होगा, अपने काम के लिए ट्रू रहेगा अपने उसके लिए। आप बताइए। नेचुरलिज्म क्यों? वादियों में वो अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके सीखते हैं, सो क्यों रही थी बच्चे अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। आप बताइए। लास्ट तो वो है, अभी सोच रही है। आप बताइए। बताइए, बताओ कौन सा अच्छा लगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैग्मेटिज्म, हार्ड वन। वही तो बोला लास्ट वो नहीं है, लास्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म है। इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो मैंने करा ही नहीं recognize। या भी सकता है, ऐसा नहीं। आपने सोच लिया, आप बताइए। हम सब सही अभी भी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हिच फिलॉसफी डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? हु वुड लाइक टू गिव आंसर? 10 बच्चे को पढ़ाता है, कोई बात नहीं, जो है वो बताएंगे। यस, कौन सी फिलॉसफी आपको अच्छी लगी और क्यों? क्लास कीप क्वाइट, आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बताइए कौन सी फिलॉसफी अच्छी लगी आपको, क्यों अच्छी लगी? जिनको बोलना ही नहीं है, 1 बज गया स्टूडेंट ऑनलाइन में, जिनको बोलना नहीं आप उनको बोलने के लिए कह रहे तो बोल रहे हो, चुप चुप बोलो भाई, आप काम की बात नहीं कर रहे हो ना, आप शोर मचा रहे हो इसलिए। आप बताओ कुछ आते हैं, बोलो कौन सा अच्छा लगा? हम बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, अब खत्म हो गया ना, मेरी क्लास खत्म ही होगी। और वो बताओ। सुन के भी और भी मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है? मैंने तो बोला आपको, अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करने को कहते हैं, बैलेंस की जरूरत है, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप कंप्लीटली 100% कोई फिलॉसफी अप्लाई कर नहीं सकते अपनी लाइफ में, ठीक है? आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना जरूरी है, सोशल स्किल्स जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, और आइडियल वैल्यूज भी जरूरी है। ऐसे थोड़ी कि किसी को झूठ बोल दिया, किसी को चेट कर दिया, कहीं भी चलेगा, ऐसे नहीं होता। आपको एक अपनी ट्रूथ वो चाहिए होती है अपनी लाइफ में, एक मॉरल वैल्यूज है वो आपको फॉलो करनी होती है, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप 2 दिन चलोगे, लाइफ लॉन्ग नहीं चलोगे झूठ कपट बोल के, आपको कोई भरोसा ही नहीं करेगा, कैसे आप काम करोगे? मतलब ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे नहीं होता है, आपको ट्रू भी रहना पड़ता है, अपने काम के लिए डेडिकेशन भी होनी पड़ेगी, सब कुछ होना पड़ता है। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी इंडियन फिलॉसफी।